सो हेलो एवरीवन, चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। कल का सेशन मैंने आपको जो बताया था उसमें कोशिका के बारे में हमने कुछ पढ़ा था और साथ ही साथ कोशिकांगों के बारे में भी हमने कुछ डिस्कशन किया था। कोशिकांगों और कोशिका और कोशिकांग के बारे में आज थोड़ा सा कोशिका विभाजन देखेंगे और कल की क्लास में जो बच गई थी जो चीज़ें कोशिका के अंग के बारे में, वो जो पार्ट है उस पार्ट को हम लोग पूरा करेंगे। तो कल हम लोगों ने कोशिका के अंगों में राइबोसोम के बारे में देखा था। राइबोसोम के साथ साथ सेंट्रोसोम के बारे में देखा था। राइबोसोम, सेंट्रोसोम, ठीक है। राइबोसोम के साथ साथ सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम के साथ साथ फिर हमने देखा था, यहीं पे हमने लाइसोसोम की भी बात की थी, जिसको आत्महत्या की थैली कहते हैं, लाइसोसोम, ठीक है। लाइसोसोम, इसको भी हमने देखा था। तो ये 3 जो कोशिकांग है इनके बारे में हमने बात कर ली है, ये अब हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज इसके आगे देखेंगे केंद्रक के बारे में बात करेंगे कि केंद्रक में क्या क्या कहानी, केंद्रक की कहानी समझते हैं। चलिए शुरू करते हैं फिर क्लास को। देखिए केंद्रक क्या होता है, ठीक है। तो ये भी एक कोशिकांग है, कोशिका के भीतर में पाया जाने वाला कोशिका का एक अंग होता है और सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है, ठीक है। देखिए आप इसको याद कैसे रखेंगे। ये केंद्रक जो होता है वो सेंट्रल में होता है, इसकी खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने, ठीक है। जो कोशिका होता है उस कोशिका के बीच पार्ट में एक केंद्रक होता है और यही इस कोशिका का सब कुछ, जैसे हमारे शरीर में हमारे ब्रेन का रोल है, वैसे ही कोशिका में ये जो केंद्रक का रोल होता है। ये क्या करता है, इसको कैसे याद रखेंगे आप, ये रॉबर्ट ब्राउन याद रखेगा। केंद्र माने देखिए, जैसे इसको समझ लिए फल, और फल का कोई भी बीज होता है, आप देखेंगे हमेशा बीज कौन से कलर का होता है, ब्राउन कलर का होता है, भूरा कलर का होता है। तो आप ऐसे याद रखेंगे, बीज का कलर ब्राउन, तो केंद्रक की खोज की थी ब्राउन ने। केंद्र माने बीज माने बीज, समझिए बीज जो सीड होता है, तो रॉबर्ट ब्राउन ऐसे याद रखेंगे, ब्राउन ये भूरा ब्राउन बीज, ठीक है, केंद्रक, ये आपको ऐसे याद रखना है। तो एक्चुअल में जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे शरीर में जिस प्रकार से दिमाग का रोल होता है, जिस प्रकार से ब्रेन का रोल है, वैसे ही रोल यहाँ पे केंद्रक का होता है, कोशिका के अंदर में केंद्रक का होता है। ये करता क्या है, ये जो केंद्रक है वो कोशिका को नियंत्रित करता है। जैसे हमारे शरीर के हर एक क्रिया को नियंत्रित करने का काम कौन करता है, हमारा ब्रेन करता है। किसी भी ऑर्गन को चलाना है नहीं चलाना है, इन सारी बातों का निर्धारण कौन करेगा, ब्रेन करता है। वैसे ही कोशिका के भीतर समस्त क्रियाओं को कंट्रोल करने का जो काम है, नियंत्रित करने का जो काम है, वो कौन करता है, केंद्रक करता है, ठीक है। टोटल कंट्रोलिंग अथॉरिटी, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, कोशिका का दिमाग या ब्रेन ऑफ शेल कहते हैं। चूंकि ये सारे एक्टिविटी को, सारी गतिविधियों को ये क्या करता है, कंट्रोल करता है, इसलिए इसे कोशिका का दिमाग कहते हैं। याद रखेंगे ना। ये जो केंद्रक होता है, ध्यान समझिएगा, केंद्रक जो होता है वह डीएनए प्लस प्रोटीन को मिलाकर के बनता है। इस केंद्रक के भीतर में डीएनए प्लस प्रोटीन, इन दोनों को मिलाकर के, ठीक है, माफ कीजिएगा, डीएनए और प्रोटीन को मिलाकर के गुणसूत्र बनता है। ध्यान रखिएगा, डीएनए और प्रोटीन को मिलाकर के क्या बनता है, गुणसूत्र बनता है। और गुणसूत्र जो होता है वो इसी में पाया जाता है, ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था। डीएनए और प्रोटीन को मिलाने के बाद डीएनए प्लस प्रोटीन मिलकर गुणसूत्र बनता है। और गुणसूत्र किसमें पाया जाता है, जो हमारे अनुवांशिक गुणों का वाहक होता है, वह गुणसूत्र किसमें पाया जाता है, तो वह गुणसूत्र पाया जाता है केंद्रक में, ठीक है। तो केंद्रक में क्या पाया जाता है, गुणसूत्र पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। तो सब कुछ कोशिका को नियंत्रित करने का काम कोशिका का दिमाग कर रहा है। मतलब ये कोशिका को क्या करेगा, सारी जो कमांडिंग है, जो कमांड करने का जो काम है, आदेश करने का जो काम है, वो आदेश कौन करता है, केंद्रक ही करता है। कोशिका को क्या करना है क्या नहीं करना है, इस बात का आदेश केंद्रक करता है, ठीक है। इसमें जो केंद्रक होता है, जैसे मैंने बताया, प्रोटीन और डीएनए से मिलकर के डीएनए और प्रोटीन होते हैं और उसी से गुणसूत्र का निर्माण होता है। तो 80% भाग जो है इसका प्रोटीन से मिलकर बनाता है। 80% प्रोटीन पाया जाता है केंद्रक में, 80% प्रोटीन होते हैं। और इसीलिए जो क्या बोलना चाहिए, सामान्यतः अगर देखा जाए, जनरली अगर हम बात करें, तो जनरली जो वायरस है वो इसी को टारगेट करता है। अगर हमारे शरीर में वायरस का इन्फेक्शन हो रहा है, वायरस का अटैक हो रहा है, तो वायरस जो है किसको टारगेट करता है, तो वायरस जो है वो इसी केंद्रक को टारगेट करता है, न्यूक्लियस को, इसी को टारगेट करेगा, ठीक है। अब इसकी कहानी मैं आगे आपको समझाऊंगा, ठीक। तो समझ लीजिए, बस यही कहानी है, गाइडेंस देने का काम। तो कोशिका का दिमाग कहते हैं, क्योंकि कोशिका के दिमाग मतलब केंद्रक, और केंद्रक में क्या होता है, डीएनए, और डीएनए ही क्या देता है, गाइडेंस देता है। समझ लीजिएगा ना, डीएनए क्या करता है, गाइडेंस देने का काम करता है। ये हमारा गाइड है, गाइडेंस देने का काम डीएनए करता है। और आरएनए जो होता है, देखिए 2 चीजें होती है, डीएनए और आरएनए। तो आरएनए क्या करता है, आरएनए जो होता है वो संश्लेषण करता है, प्रोटीन का संश्लेषण करने का काम करेगा। और डीएनए जो होता है वो गाइडेंस देने का काम करता है, ठीक है। यही जो डीएनए रहता है ना, इसी में कभी कभी क्या होता है, कुछ विकार, जैसे कोई विकार आती है। विकार करने का मतलब, मान लिया आप देखेंगे किसी के शरीर में, या किसी के क्या कहें, लेट्स से कि मान लिया हाथ में, किसी के हाथ में देखेंगे आप 6 उंगलियां होती है।
अब 6 उंगलियां हो रही है तो 6 उंगली भाई जनरली जो सामान्यतः जो मनुष्य होता है उसकी 5 ही उंगली होती है, लेकिन अगर 6 उंगली हो रही है वो डीएनए के नाम से होता है। तो अगर शरीर में कोई विकार आता है तो वो डीएनए की वजह से है। ठीक है, जो न्यूक्लियस है, जो केंद्रक है, न्यूक्लियस के अंदर में ही पाया जाता है आपका डीएनए। और डीएनए जो मतलब समझ लीजिए बुद्धि, सब कुछ गाइडेंस करने का काम, मतलब सीधा सीधा कहें शॉर्ट शब्द में तो ग्रुप ऑफ इंफॉर्मेशन अपन कह सकते हैं। डीएनए बराबर ग्रुप ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, डीएनए बराबर अगर देखा जाए तो डीएनए बराबर क्या होगा, ग्रुप ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, यही सब समझ लीजिए। चलिए, तो ये डीएनए है। हालांकि हमारे यहाँ जैसे डीएनए बोलते हैं, डीएनए में चेंज कर देंगे, डीएनए बदल इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा रिसर्च हो रही है, लेकिन भारत में अभी तक इसकी परमिशन नहीं इस बात की कि यहाँ पे कोई डीएनए को चेंज कर ले। तो भारत में डीएनए चेंज करना भी अलाउ नहीं है, यहाँ पे आप डीएनए चेंज नहीं कर सकते। विदेशों में तो डीएनए चेंज कर दिया जाता है, जैसे साग सब्जियों में करते हैं ना, अलग अलग टाइप का हाइब्रिड टाइप से बनाते रहते हैं, तो समझ लीजिए उसके डीएनए में चेंज कर देते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो डीएनए का मामला क्लियर है। ठीक, इसके बाद देखते हैं रसघानी वैक्यूल्स। ठीक है, अगला हमारा है वैक्यूल्स कोशिकांग। वैक्यूल्स की कहानी समझते हैं। वैक्यूल्स बस कुछ नहीं है, रसघानी जैसे इसका नाम है, ये क्या करता है, जल को स्टोर करके रखता है, संचित करके रखता है। इसका काम ही स्टोरेज करना है, जल को संचित करने का काम है, जल को संचित करके रखता है वैक्यूल्स। और ये पौधों में भी पाया जाता है। ठीक है, पौधों में तो और बड़े पैमाने में पाया जाता है, और पौधे का जो वैक्यूल्स होता है वो काफ़ी बड़ा होता है। ठीक है, तो यह जल को संचित करता है। जंतु का जो वैक्यूल्स होता है वो छोटा होता है, पौधे का जो वैक्यूल्स होता है वो बड़ा होता है। तो पादप में बहुत बड़ा होता है, बड़ा वैक्यूल्स पाया जाता है, क्योंकि सब कुछ भाई उनका जल से ही होना है, तो उनको अधिक मात्रा में जल संग्रह करके रखना पड़ता है। और जंतुओं में यह जो होता है यह छोटा होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, जंतु में छोटा होता है और इनमें बड़ा होता है। समझ लीजिए वैक्यूल्स मतलब पानी टंकी, ये पानी की टंकी समझ लीजिए इसको। तो ये जंतुओं में थोड़ा छोटा होता है और पादपों में बड़ा होता है, क्योंकि उनको बहुत बड़े पैमाने पर सारी चीज़ों को संचित करके रखना पड़ता है। इसमें केवल अगर हम इसकी बात करें जंतु के वैक्यूल्स की, तो ये क्या होता है, छोटा होता है। जंतु के वैक्यूल्स क्या होता है, छोटा होता है, परंतु इसमें सारे जितने भी पोषक पदार्थ हैं, जैसे आपका मिनरल्स हो गए, खनिज लवण हो गए, खनिज लवण की हम बात करें, उसके अलावा कार्बोहाइड्रेट की बात करें, कार्ब्स जो होते हैं। ठीक है, कार्ब्स जो होते हैं, कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं, अमीनो एसिड होते हैं, अंतिम उत्पाद जो होता है प्रोटीन, तो वो अमीनो एसिड, अमीनो अम्ल, ये सारी चीज़ें प्लस आपका और भी जो पोषक पदार्थ हैं, वो सारे पोषक पदार्थ इसी में घुले होते हैं। ध्यान रखिएगा ना, रसघानी में ही आपके खनिज, हमारे शरीर के भीतर जो खनिज लवण होते हैं, कार्बनिक पदार्थ होते हैं। ठीक है, सॉरी कार्बनिक पदार्थ बोला मैंने, कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं, इसको कार्बनिक पदार्थ, कार्बोहाइड्रेट समझ लीजिए, कार्बोहाइड्रेट और एमिनो एसिड ये सब इसी में घुला रहता है। ये वैक्यूल्स का काम है, रसघानी इसको कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला है हमारा प्लास्टिड। प्लास्टिड को समझते हैं। देखिए छोटा छोटा पार्ट है, उसमें ज़्यादा कुछ बताने का था नहीं। प्लास्टिड मतलब लवक। ठीक है, हमने देखा था, जैसे हमने लास्ट वीडियो में बात की थी कि प्लास्टिड जो होता है, लवक जो होता है, वो सबसे बड़ा कोशिकांग होता है। किसमें, पादपों में। पादपों का सबसे बड़ा कोशिकांग कौन होता है, प्लास्टिड। और ये सिर्फ और सिर्फ पौधों में या पादपों में ही पाया जाता है। और ये जो प्लास्टिड होता है वो 3 प्रकार का होता है। एक को बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट, एक को बोलते हैं क्रोमोप्लास्ट, और एक को बोलते हैं ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट मतलब जिसमें कोई कलर नहीं होता। ठीक है, और हरित लवक किसको कहते हैं, इसमें हरा रंग का रंजक होता है, और वर्णित लवक और अलग अलग कलर के होते हैं। तो 3 प्रकार का ये होता है प्लास्टिड। ठीक है, 3 प्रकार के प्लास्टिड पाए जाते हैं, एक क्लोरोप्लास्ट, एक क्रोमोप्लास्ट और एक ल्यूकोप्लास्ट। ध्यान रखेंगे। देखिए इनका मोटा मोटी मैं आपको समझाऊं तो जो हरित लवक जो होते हैं, क्लोरोप्लास्ट होते हैं, इनका जो काम होता है वो होता है भोजन निर्माण करना। कुक में ना समझ लीजिए, इसका काम क्या होता है, भोजन निर्माण करना। ये भोजन निर्माण इसका काम है। इसका अगर हम काम देखें तो जो निर्माण किया हुआ भोजन है, उस भोजन को कलेक्ट करना, संग्रह करना, इसका काम होता है। भोजन निर्माण जो हुआ उसको संग्रह करना। और ये जो काम है अवर्णित लवक का, ठीक है, माफ कीजिएगा थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ये वर्णित लवक में आएगा। अवर्णित लवक का काम होता है, एक सेकंड, ये गड़बड़ हुआ। वर्णित लवक जो होता है, वर्ण से समझ लीजिएगा, वर्ण से वर्णित, और वर्ण माने रंग, इसका काम होता है रंग देना, कलर देना। और ये जो अवर्णित लवक होता है, इस अवर्णित लवक का काम होता है क्या, तो इसका काम होता है संग्रह करना। ठीक है, जो भोज्य पदार्थ बना है उसका क्या करना, संग्रह करना, ये इसका काम होता है अवर्णित लवक का। ठीक है, चलिए एक एक करके समझेंगे वर्णित लवक क्या होता है। ये जो अवर्णित लवक होता है ना, यही इसी का कोई कलर नहीं होता। जैसे जड़ देखेंगे आप, जहाँ पे प्रकाश नहीं पहुंच पाता, तो वो कलर रंगहीन होता है। चलिए एक एक करके समझते हैं आगे। तो ये समझ में आ गया, लवक जो होता है ये भी एक कोशिकांग है, कोशिका का अंग है। ये पादपों में पाया जाता है, जंतु में नहीं पाया जाता। जंतु में कोई लवक नहीं होता। लेट से अगर मान लिया जंतु में लवक होता समझिएगा, अगर जंतु में मान लिया लवक होता
तो जंतु मतलब जो मनुष्य है वह भी अलग अलग कलर के पाए, कोई मनुष्य हरा होता, कोई लाल होता, कोई पीला होता। जैसे मान लिया है अब कहीं भी छत्तीसगढ़ का रहने वाला है तो छत्तीसगढ़ का रहने वाला मान लिया है सफ़ेद है, तो कश्मीर का रहने वाला मान लिया काला है, तो कोई किसी और जगह का गुजरात का रहने वाला पीला है, तो कोई महाराष्ट्र का रहने वाला नीला है। तो ऐसे हरे नीले काले पीले लोग दिखाई देते। अगर जंतुओं में प्लास्टिक पाया जाता तो शुक्र है नहीं पाया जाता, नहीं तो सोचिए आप, इमेजिनेशन करिए कि हमारे हमारे शरीर का कलर कैसा कैसा होता, लाल हरा पीला मनुष्य दिखाई देते। तो एक एक करके समझते चलिए। सबसे पहले हरित लवक की बात करते हैं, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट का काम जैसे मैंने बताया, इसका काम क्या है, भोजन का निर्माण करना। ये भोजन को निर्माण करता है क्योंकि खनिज लवण जो होते हैं, मिनरल जो होते हैं, जल जो होते हैं, इन सब की सहायता से भोजन का निर्माण करता है। ये पत्ती तथा तना में पाया जाता है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ऐसी में होती है, पत्ती तथा तना में पाया जाता है, भोजन का निर्माण करता है। इसका दो काम हो गया, किसका, हरित लवक का। बस इतना ही काम है, भोजन निर्माण करेगा, पत्ती और तना में पाया जाता है, बस इसकी सहायता से भोजन का निर्माण कर लेता है। अगला आता है हमारा ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट जो होता है वो होता है अवर्णित लवक। ठीक है, अवर्णित लवक अर्थात ये समझ लीजिए भूरा काइंड ऑफ दिखता है, भूरे कलर का रहता है। ठीक है, और जनरली आप इसको देखेंगे ये पौधे के जो इंटरनल पार्ट में होता है, आंतरिक जो हिस्सा है, इंटरनल पार्ट है, उस आंतरिक हिस्सा में ये पाया जाता है। जैसे कि आप देखेंगे जड़, आंतरिक हिस्सा में आप ले सकते हैं कि एग्जाम्पल जड़। तो आप देखिए कभी भी जड़ जो है वो कलरफुल नहीं होता, जड़ में कोई कलर नहीं होता, क्योंकि वो सूर्य के प्रकाश की मतलब सूर्य के प्रकाश से काफी दूर होता है, अंदर में होता है। तो वो अंदर का जो पार्ट है पौधे का, उन सब में जो लवक पाया जाता है वो अवर्णित लवक होता है। ठीक है, सब अब ये क्या करेगा, भोजन का बेचारा भाई जड़ में ही तो सब कुछ संग्रह होता है, अपने हिसाब से क्या करता है, ये भोजन का संग्रह करता है। ठीक है, तो जहां सूर्य की किरणें नहीं जाती, उसी में जिस जगह पे सूर्य की किरणें नहीं पहुंचती, वहीं पे अवर्णित लवक होता है। ये समझ लीजिएगा आप, इंटरनल पार्ट पर जहाँ पे सूर्य की किरणें नहीं पहुंच पाती, वहां पे अवर्णित लवक होता है। तो इसका काम है भोजन का संग्रह करना। देखिए हरित लवक ने बना दिया, इसने संग्रह कर लिया। ये फ्रिज है समझ लीजिए, जैसे फ्रिज होता है ना, वैसे फ्रिज समझिए कि बन गया, बनने के बाद इसको संग्रह कर लिया, उसके बाद खाना है। तो जड़ और फल में पाया जाता है, क्योंकि जो संग्रह है, पौधे ने भोजन बनाया, तो भोजन बनाने के बाद अगर हम देखें तो उनका जो भोजन का संग्रह वो क्या है, उसको उसी को तो हम लोग फल बोलते हैं। तो जड़ और फल में ये दोनों संग्रह पाया जाता है। कभी कभी देखा किसी किसी जड़ में जैसे आलू हो गया, शकरकंद हो गया, ये सब क्या है, सब अवर्णित लवक होते हैं इन सब में। ठीक है, कंदमूल में आप देखेंगे, फल में, इन सब में तो अवर्णित लवक। आगे बात करते हैं, जड़ तथा फल में पाया जाता है। ठीक, उसके बाद आता है वर्णित लवक। वर्णित लवक क्या करता है, यह रंग प्रदान करता है। अब देखिए अलग अलग रंग होता है, टमाटर का, मिर्च का देखेंगे तो उनमें जो लाइकोपिन नाम का वर्णक पाया जाता है, लाइकोपिन नाम का लवक होता है। और गाजर में देखेंगे तो गाजर में बीटा कैरोटीन होता है, इसी कारण गाजर का रंग रहता है। चुकंदर का रंग देखेंगे बीटानिन होता है। फलों का जो पीला रंग है वह जेंथोफिल के कारण होता है। ये सब अलग अलग प्लास्टिड के लवक के नाम हैं, इन्हीं की वजह से अलग अलग होता है। सोलेनिन जैसे देखेंगे, सोलेनिन, ये सोलेनिन होता है। तो सोलेनिन की वजह से जो आलू होता है, आलू में देखिएगा एक किस्म का आलू होता है जिसका हरा रंग हो जाता है। तो आलू का जो हरा रंग है वो सोलेनिन के कारण होता है। कुछ कुछ आलू जिसको हम लोग खराब मानते हैं। अब यही एक काइंड ऑफ रंजक समझिए कि क्या समझिए, मनुष्य में अगर देखें तो मेलानिन से हम लोग के कलर का निर्धारण होता है, मेलानिन से। मनुष्य में अगर देखेंगे तो मनुष्य में जो कलर का निर्धारण है, कम मेलानिन की ज़्यादा मेलानिन, बस यही रहता है। अगर किसी मनुष्य के अंदर में कम मेलानिन है तो वह क्या होगा, गोरा होगा। और अगर किसी के अंदर ज़्यादा मेलानिन है तो वह क्या होगा, काला होगा। बस मेलानिन की मात्रा डिपेंड करती है। मेलानिन की मात्रा अगर कम हुई तो गोरा, और इसी मेलानिन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। सूर्य के प्रकाश में जाएंगे तो मेलानिन बढ़ जाता है, तो रंग काला पड़ जाता है। और छाँव में रहेंगे हमेशा तो मेलानिन कम रहता है, तो कलर जो है वो फेयर रहता है, गोरा रहता है। बस ये तो ये हो गई जो लवक की बात, वर्णित लवक की बात, क्रोमोप्लास्ट की बात। रंग प्रदान करना इसका काम है। तो 3 प्रकार के लवक, एक रंग प्रदान करेगा, एक भोजन संग्रह करेगा और एक भोजन बनाएगा। बस मोटा मोटी 3 याद रखिएगा, रंग, भोजन बनाना और कलेक्शन, भोजन का संग्रह करना, ये इनका काम हो गया। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, फिर इसके अलावा समझते हैं आगे की चीज़ों को। तो बाकी की चीज़ें मैंने आपको पढ़ा दी थी, बाकी तो वर्णक हो चुका था। ठीक है, अगला टॉपिक पे चलते हैं। डाइज हो गया। अब हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा क्रोमोसोम। सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारा क्रोमोसोम। यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्रोमोसोम, अर्थात जिसको बोलते हैं हम लोग गुणसूत्र। ठीक है, तो चलिए गुणसूत्र का कॉन्सेप्ट समझते हैं। गुणसूत्र क्या होता है, कैसे होता है, देखिए तो गुणसूत्र की कहानी को समझते हैं। गुणसूत्र जो होता है वह ये भी एक प्रकार का कोशिकांग है। ठीक है, क्या है, एक प्रकार का कोशिकांग है, कोशिका का अंग है। अब देखिए ये क्यों हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण है, ये
ठीक है। तो क्योंकि सब कुछ मनुष्य में आने वाले जनरेशन में क्या होगा क्या नहीं होगा इस बात का निर्धारण गुणसूत्रों से ही होता है। तो क्रोमोसोम की चीजों को समझते हैं। सबसे पहली बात है ये कितना होता है, तो ये जो मनुष्य होता है, मनुष्य में 23 जोड़ी क्रोमोसोम पाए जाते हैं, 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। और अगर संख्या को देखें तो संख्या इनकी होती है 46, 46। संख्या की बात करें तो संख्या होती है 46, 46। और ये 23 जोड़ी गुणसूत्र पाया जाता है एक सामान्य मनुष्य में। ठीक है, हर मनुष्य में लगभग 23 जोड़ी ही गुणसूत्र पाए जाते हैं। सबसे पहले इस गुणसूत्र की खोज किसने की थी? ठीक है, देखिए भाई, सीधा सीधा आपको याद रखना है गुणसूत्र क्या है। तो गुण माने समझिए जो गुण को बताने वाला होगा, गुण को बताने वाले को गुणसूत्र कहेंगे। अब गुण का पता कैसे चलेगा? तो इन्हीं के द्वारा यही बताएगा। तो गुण को बताने वाला गुणसूत्र है, इसी से पता चलता है किसमें क्या। ठीक, तो गुण को बताने वाला जो सूत्र है, सूत्र अर्थात फॉर्मूला, ठीक है, गुण को बताने वाला जो सूत्र है उसे सूत्र को हम क्या बोलेंगे? गुणसूत्र कहते हैं। तो गुण को बताने वाला सूत्र गुणसूत्र कहलाएगा। ठीक, सब चीज जोड़ी जोड़ी में चलेगा, यहाँ पे सब मामला पूरा जोड़ी जोड़ी का है। चलिए, तो खोज इसकी किसने की थी? वाल्डेयर ने। गुणसूत्र की खोज किसने की थी? वाल्डेयर ने। ध्यान रखिएगा ना, गुणसूत्र की खोज पूछेगा। क्रोमोसोम की खोज किसने की थी? देखिए इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूजन होते हैं, खोज की बात हो रही है ना यहाँ पे। तो गुणसूत्र की खोज की थी वाल्डेयर ने। ठीक है, अब देखिए, और अगर आपसे पूछेगा कि चलिए खैर आगे समझाता हूं, यही भी समझाऊंगा मैं। तो खोज की थी वाल्डेयर ने। इसके बाद इसके मध्य भाग जो होता है, बीच वाला भाग, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है, ये देखिए पिक्चर में आप देखेंगे, ये वाला जो पार्ट होता है, इस पार्ट को कहते हैं सेंट्रोमेयर। ये जो सेंट्रोमेयर की बात कर रहे हैं, ये सेंट्रोमेयर कौन सा होता है? ये वाला पार्ट। ठीक है, इसको सेंट्रोमेयर कहते हैं। ये वाला जो पार्ट होता है उसको सेंट्रोमेयर कहा जाता है। ठीक, ये वाला पार्ट, ये ठीक है, ये जो पार्ट है उसको सेंट्रोमेयर कहते हैं। इस सेंट्रोमेयर की सहायता से ही क्या होता है, गुणसूत्र, एक गुणसूत्र जो है वो दो क्रोमेटिड की सहायता से जुड़ा होता है। एक गुणसूत्र में दो क्रोमेटिड होते हैं। तो दो क्रोमेटिड जो है वो सेंट्रोमेयर की सहायता से, भाई एक क्रोमेटिड अलग है, एक क्रोमेटिड अलग है, ये दोनों क्रोमेटिड गुण जो होंगे वो सेंट्रोमेयर की सहायता से ही जुड़े रहते हैं। ये याद रखिएगा ना, एक क्वेश्चन चलता है गुणसूत्र की सहायता से। और ये इनकी जो भुजाएं होती हैं इनको बोलते हैं टीलोमर। ठीक है, इनकी जो भुजाएं होती हैं ऊपर और नीचे भाग को बोलते हैं टीलोमर। ठीक है, टेलीमर या टीलोमर भी कहते हैं। तो भुजाओं को बोलते हैं टीलोमर, और ये जो भाग मध्य भाग होता है उसको कहते हैं सेंट्रोमेयर। ठीक है, चलिए, और बीच में ये जो धागे के समान संरचना पाई जाती है उसको एरन कहते हैं। धागे के समान संरचना जो रहेगी उसको एरन कहा जाता है। ठीक है, धागे के समान, तो जो धागे के समान जो ये रहता है, जो क्या बोलना चाहिए, संरचना रहती है, उसको एरन कहते हैं। और क्रोमोसोम जो होता है वह केंद्रक के अंदर है। एक्चुअल में ये गुणसूत्र होता कहाँ है भाई? ये तो कोशिका का एक अंग है। गुणसूत्र क्या है? तो ये कोशिका का एक अंग है। तो ये कोशिकांग जो है वो कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है केंद्रक के अंदर में। ये देखिए यहाँ पे, ये आपका न्यूक्लियस, ये वाला पार्ट समझिएगा पिक्चर में ना। ये वाला, मैं पिक्चर को जूम करूंगा तो फिर वो प्रॉपर मतलब ओवरराइट कर देनी बनेगा, इसलिए मैं जूम नहीं कर रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पे ये जो गोल वाला भाग है ये है कोशिका का केंद्रक। इस कोशिका के केंद्रक के भीतर में ये बहुत सारे आपके क्रोमोसोम है, बहुत सारे गुणसूत्र हैं। तो क्रोमोसोम जो है या गुणसूत्र जो है वह केंद्रक के भीतर में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है? केंद्रक के भीतर में। यहाँ पे समझिएगा और बेहतर ढंग से समझ में आएंगी चीजें। ठीक है, क्रोमोसोम जो है वो किसके अंदर पाया जाता है? तो केंद्रक के अंदर में पाया जाता है। यहाँ पे केंद्रक के अंदर में बहुत सारे क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, चलिए, और उसके बाद फिर ये जो हो गया, ये तो हो गया केंद्रक, पहले समझिएगा, ये हो गया केंद्रक, और केंद्रक के अंदर में है क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम के अंदर में होता है डीएनए। आई रिपीट कि ये हो गया केंद्रक, केंद्रक के अंदर हो गया क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम के अंदर पाया जाता है डीएनए। ठीक है, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए पाया जाता है। ये यहाँ से ये क्रोमोसोम के अंदर में डीएनए पाया जाएगा। ये क्रोमोसोम के अंदर में डीएनए पाया जाता है। डीएनए जो होता है, और डीएनए के जो भीतर में है, डीएनए के भीतर में आपको मिलता है जीन। तो डीएनए के अंदर में जीन पाया जाता है। तो समझ में आ रहा होगा आपको। सबसे पहले कोशिका के अंदर में केंद्रक, केंद्रक के अंदर में क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम के अंदर में डीएनए, और डीएनए के अंदर में पाया जाता है जीन। इस प्रकार से है, और यही जीन हमारे शरीर में अनुवांशिक गुणों का वाहक होता है। ठीक है, ये जो जीन है यही अनुवांशिक गुणों का वाहक होता है। और इस जीन को हम कह सकते हैं यह डीएनए की इकाई के रूप में होता है। डीएनए की एक इकाई है। क्यों? क्योंकि इन्हीं जीन से मिल करके डीएनए का निर्माण होता है, अर्थात हम इसको जीन को डीएनए की इकाई कह सकते हैं। ठीक, अनुवांशिक गुणों का वाहक होता है। तो देखते चलिए, ये इस प्रकार से ये चलते चला जाता है। अब यहाँ पे आप समझिएगा थोड़ा सा ध्यान से,
ये जो हुआ ये तो क्रोमोसोम हो गया, ये वाला जो दिख रहा है आपको जैसे प्लायर टाइप का दिख रहा है, प्लास जिसको बोलते हैं, ठीक है, तो ऐसा कैंची टाइप का दिख रहा है, समझ लीजिए क्रोमोसोम हो गया। इसकी खोज की थी, इसको गुणसूत्र कहते हैं हिंदी में, इसकी खोज की थी वाल्डेयर ने। अब इसके अंदर में देखेंगे तो ये इस प्रकार से ये डीएनए हो गया, ये डीएनए देखने को मिलता है। तो ये डीएनए की का खोज किसने किया था? तो डीएनए की खोज की थी कार्ल्सबर्ग ने, ध्यान रखिएगा, आगे मैं पढ़ाऊंगा। डीएनए की खोज की थी कार्ल्सबर्ग ने, कार्ल्सबर्ग ने डीएनए की खोज की थी। और इसी डीएनए के अंदर में ये जो तंतुनुमा संरचना होती है, जो सीढ़ीनुमा संरचना दिख रही है आपको, ये वाली संरचना, ठीक है, ये जो संरचना दिख रही है, इस संरचना की खोज की थी जोहानसन ने। ध्यान से समझिएगा ना, इस संरचना, ये जो संरचना दिख रही है जीन जिसको बोलते हैं, डीएनए के अंदर की चीज, डीएनए के अंदर की चीज जीन, तो जीन की खोज करने वाले जोहानसन, ज से जीन, ज से जोहानसन, याद रखिएगा, जोहानसन। तो जोहानसन ने जीन की खोज की थी। लेकिन अगर आपसे पूछेगा कि इस डीएनए के जो डीएनए है, इस डीएनए का मॉडल किसने दिया था, जो इसका डबल हेलिक्स मॉडल है, याद रखेंगे, ये जो मॉडल है डीएनए का, इस मॉडल को दिया था वाटसन और क्रिक ने, वाटसन एंड क्रिक, इन्होंने बताया था इसके मॉडल को, ये इस प्रकार के संरचना में रहता है, ठीक है। तो वाटसन और क्रिक ने इस डीएनए का मॉडल दिया था। ये है गुणसूत्र की बातें, प्राइमरी बातें मैंने आपको समझा दी। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीन जो है वो न्यूक्लियोटाइड का बना होता है। भाई अब अगर बात करेंगे जीन किससे बना होता है, तो जीन किससे बना होता है, जीन न्यूक्लियोटाइड का बना होता है, ठीक है। जीन किससे बना होता है, न्यूक्लियोटाइड का बना होता है, ठीक। न्यूक्लियोटाइड का क्या होता है, एक निश्चित सीक्वेंस होता है ना, ध्यान रखेंगे, ये जितना दिख रहा है ना, ये सब, ये इनका एक निश्चित सीक्वेंस रहेगा न्यूक्लियोटाइड्स का। इसी न्यूक्लियोटाइड्स के निश्चित संयोग से, निश्चित सीक्वेंस से, न्यूक्लियोटाइड का निश्चित सीक्वेंस से क्या कहलाता है, जीन कहलाता है। इनका निश्चित एक क्रम होगा, एक क्रम में बटे होते हैं, यही क्रम को, जो निश्चित सीक्वेंस होगा, इसी क्रम को हम क्या कहते हैं, जीन कहते हैं, ठीक है। इन्हीं से जीन का निर्माण होता है, ठीक। डीएनए की इसकी जीन में जो है माता पिता के गुण पाए जाते हैं, अर्थात अनुवांशिक गुण मैंने जैसे बताया, ठीक है, अनुवांशिक गुणों का वाहक होता है। अगर जीन ना होता तो शायद ही माता पिता के पश्चात संतान में कोई लक्षण दिखाई देते, तो जीन ही वो अनुवांशिक गुणों का वाहक होता है, जिसकी सहायता से माता पिता के लक्षण संतान में दिखाई पड़ते हैं। बात समझ में आ रही मेरी, ठीक है। चलिए, तो अगर इसको तो हमने फैला दिया, ये फैला हुआ स्वरूप है, समझ में आ रहा है ना, या केंद्र के भीतर में ये आपका क्रोमोसोम, गुणसूत्र के अंदर में डीएनए, डीएनए के अंदर में फिर आपका जीन, ठीक है। बहुत सारे जीन है, जीन से मिलकर के डीएनए, डीएनए से मिलकर के क्रोमोसोम, क्रोमोसोम से मिलकर के, मतलब बहुत सारे क्रोमोसोम के अंदर, केंद्र से मिलकर के कोशिका, कोशिका से मिलकर के फिर वही कहानी चलेगी, ऊतक, ऊतक के बाद अंग, अंग, अंग से बाद अंगतंत्र, अंगतंत्र के बाद फिर शरीर या जीव। इस प्रकार से ये पूरा सीक्वेंस चलता है। चलिए आगे देखते हैं, आगे बात करते हैं। अनुवांशिकता का आधार है, मैंने बता दिया था, ये जीन ही क्या है, अनुवांशिकता का आधार है। इसी से अनुवांशिक गुण एक प्राणी से दूसरे प्राणी में पहुंचते हैं। जीन की खोज जोहानसन ने, जैसे जीन जैसे जोहानसन, तो 3-4 नाम मैंने बताया, ध्यान रखिएगा उसको। वाटसन और क्रिक ने मॉडल दिया था, लेकिन डीएनए की खोज किसने की थी बोलेगा तो कार्ल्सबर्ग ने। क्रोमोसोम या गुणसूत्र की खोज किसने की थी, तो वाल्डेयर ने। और जीन जैसे जोहानसन, जीन की खोज की थी जोहानसन ने, लेकिन इस डीएनए का जो मॉडल है उसको दिया था वाटसन और क्रिक ने। इसलिए वाटसन और क्रिक को इस खोज की वजह से, इस मॉडल की वजह से उनको मिला था नोबेल पुरस्कार, ठीक है। देखिए, तो अब कितने कितने होते हैं, तो शुरू में मैंने बताया मेल में और फीमेल में दोनों में कितने 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। और अगर हम जोड़ी में बात करें तो 23, यहाँ पे भी 23 और यहाँ पे भी 23। अगर जोड़ी की बात करें तो 23 जोड़ी दोनों में पाया जाता है, ठीक है। देखिए, अब इसमें जो 44 गुणसूत्र होते हैं वो दोनों में कॉमन होता है। 44 फीमेल में, 44 मेल में, दोनों में कॉमन होगा। और उसके बाद ये जो XY और ये XX है, ये होता है अनकॉमन। ये होता है क्या, अनकॉमन। इन दोनों में पाया जाता है मतलब मेल में पाया जाएगा XY और फीमेल में पाया जाता है XX। यही आगे चल करके मैं इसकी संरचना आपको समझाऊंगा आगे। अभी यहाँ पे केवल इतना समझ लीजिए कि मेल और फीमेल दोनों में समान संख्या में गुणसूत्र पाए जाते हैं, समान जोड़े में, परंतु ये वाला जो गुणसूत्र होता है वो अलग होता है। इसको सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं और इसको ऑटोसोम कहते हैं। तो ऑटोसोम जो होता है, ये इसका नाम ही ऑटोसोम है। तो ऑटोसोम जो होता है वह सेम होता है, और ये जो होता है सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं इसको, ठीक है। ये जो सेक्स क्रोमोसोम होता है ये होता है अलग अलग, ठीक है। मेल में अलग क्रोमोसोम मिलेगा और फीमेल में अलग सेक्स क्रोमोसोम मिलता है, ठीक। तो वाटसन एंड क्रिक ने ही इसका मॉडल को बताया था। इस मॉडल का और कई नाम चलता है ना, जो हमने पिछला देखा, जो सीढ़ीनुमा संरचना, उसको सीढ़ीनुमा मॉडल कहते हैं। एक क्वेश्चन इसका भी चल जाता है, सीढ़ीनुमा मॉडल किसको बोलते हैं। एक क्वेश्चन है द्विकुंडलित संरचना,
द्विकुंडलित संरचना भी कहते हैं, ये भी ऐसा भी पूछ देता है, द्विकुंडलित संरचना, ठीक है, या इसी को बोल देता है डबल हेलिक्स मॉडल, ठीक है, इसी को बोल देते हैं डबल हेलिक्स मॉडल, ये भी कहते हैं। तो ये 2-3 नाम है इसका, सीढ़ीनुमा संरचना, द्विकुंडलित संरचना या डबल हेलिक्स मॉडल। इन तीनों का उत्तर एक ही है। इस मॉडल की खोज किसने की थी? तो वाटसन एंड क्रिक ने, इन्हीं के लिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। चलिए आगे बात करते हैं। अब है हमारा अगला टॉपिक केंद्रक अम्ल, न्यूक्लिक एसिड। अब इस केंद्रक जो है उस केंद्रक के भीतर में क्या रहता है? न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो देखिए न्यूक्लिक एसिड जो है वो 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो आरएनए और डीएनए जो होते हैं वही न्यूक्लिक एसिड हैं। अगर देखा जाए तो आरएनए और डीएनए जो होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं, आरएनए और डीएनए। तो आरएनए और डीएनए यही क्या है? यही जो है आरएनए डीएनए ही केंद्रक अम्ल है, ठीक है। आरएनए डीएनए को ही आप केंद्रक अम्ल समझिए, यही न्यूक्लिक एसिड है, आरएनए और डीएनए। चलिए अब समझते हैं एक एक करके, यहीं से कहानी हमारी शुरू होती है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं डीएनए को, ठीक है। व्हाट इज डीएनए? डीएनए क्या है? तो डीएनए का फुल फॉर्म होता है डाईऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डाईऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये डीएनए का फुल फॉर्म। तो डीएनए कहाँ मिलता है भाई? तो मैंने आपको समझाया था। तो सबसे पहले कोशिका, कोशिका के अंदर में केंद्रक, केंद्रक के अंदर में गुणसूत्र होते हैं, गुणसूत्र, और उस गुणसूत्र के अंदर में डीएनए पाया जाता है, ठीक है। ये इसकी जगह हो गई, इसका स्थान हो गया। चलिए तो डीएनए कहाँ पाया जाता है? कोशिका के अंदर में, तो केंद्रक में पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए पाया जाता है, और क्लोरोप्लास्ट में भी पाया जाता है। 3 जगह पे केंद्रक में पाया जाता है, केंद्रक का ही मुख्य है, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, और क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। कोशिका के अंदर इन 3 जगह पे हमको डीएनए की उपलब्धता मिलती है, 3 जगह, ठीक है। इनकी श्रृंखला को पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। ये जो डीएनए है, डीएनए की जो श्रृंखला है, जो बना रहता है ना ऐसे जुड़ जुड़ करके, उसको क्या बोलते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। पॉलीन्यूक्लियोटाइड की संरचना होती है, किसकी संरचना? डीएनए की श्रृंखला, जो उनकी सीरीज होती है, आपस में बहुत सारे जो जुड़े होते हैं, तो वो जो सीरीज होती है, वो जो श्रृंखला होती है, उस श्रृंखला को क्या बोलते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड, ठीक है। चलिए पॉलीन्यूक्लियोटाइड की संरचना और श्रृंखला बनी होती है पूरी। आगे बात करते हैं। डीएनए जो होता है वो न्यूक्लियोटाइड का बहुलक होता है। बहुलक मतलब समझ लीजिए क्या होता है? बहुलक मतलब पॉलीमर, पॉलीमर अर्थात बहुत सारे अणु मिलकर के बनने वाले को बहुलक कहते हैं, ठीक है। जिसमें सेम प्रकार के, एक ही प्रकार के बहुत सारे जो अणु होते हैं, उससे बहुत सारे अणु से मिलकर के बनता है, उसको बहुलक कहते हैं। तो इनमें न्यूक्लियोटाइड का बहुलक होता है, न्यूक्लियोटाइड का डीएनए में। और इसके साथ साथ जैसे फास्फोरस के भी तत्व पाए जाते हैं, डीएनए में फास्फोरस के भी तत्व पाए जाते हैं। तो न्यूक्लियोटाइड से मिलकर के बना होता है, फास्फोरस के भी तत्व पाए जाते हैं डीएनए में, ध्यान रखिएगा। चलो तो आगे समझते हैं। ये डीएनए में फास्फोरस का तत्व पाया जाता है। बातें समझ में आ रही होंगी। अब बार बार अगर समझ में नहीं आते तो आप वीडियो को रिपीट करके देखेंगे तो आपको शायद बेहतर अंडरस्टैंडिंग आएगी, बेटर समझ होगी। देखिए होता क्या है ना, हमारे शरीर में अगर आप देखेंगे तो पूरा शरीर अगर जो कार्बनिक पदार्थ उन्हीं से मिल करके बना है, जैसे कार्बन हो गया, जैसे बोलते हैं क्षितिज जल पावक गगन समीरा, तो कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इन्हीं से मिल करके पूरे हमारे शरीर का निर्माण हुआ है, इन्हीं सब यौगिकों, इन्हीं सब तत्वों से पूरा शरीर। चलो तो अब देखते हैं यहाँ पे जो डीएनए है, डीएनए का थोड़ा सा मैं क्लासिफिकेशन समझाता हूँ, वहां से बहुत बड़े पैमाने पर क्वेश्चन बनता है। देखिए कुछ प्राइमरी बातें हैं। डीएनए का पहला अवलोकन कार्ल्सबर्ग ने किया था। पहला अवलोकन करने वाले डीएनए को सबसे पहले डीएनए की खोज किसने की थी? तो कार्ल्सबर्ग ने। लेकिन मॉडल किसने दिया था पूछेगा तो वाटसन और क्रिक ने। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, प्रयोगशाला में डीएनए को किसने देखा था? तो प्रयोगशाला में भारतीय नाम है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि प्रयोगशाला में हरगोविंद खुराना ने सबसे पहले डीएनए को देखा था। प्रयोगशाला में ना, ध्यान रखिएगा, अलग अलग जगह है। डीएनए का पहला अवलोकन या पहली खोज किसने की थी? तो कार्ल्सबर्ग ने। प्रयोगशाला में किसने देखा था? तो किसने? हरगोविंद खुराना ने। और इसका जो मॉडल है कैसी होती है? डबल स्ट्रैंड, डबल हेलिक्स कहते हैं, डबल स्ट्रैंड भी कहते हैं, डबल हेलिक्स मॉडल कहते हैं या डबल स्ट्रैंड मॉडल कहते हैं। डीएनए की जो संरचना होती है उसी प्रकार से बनी होती है। और इस मॉडल को जो था वाटसन और क्रिक ने, इसी वाटसन और क्रिक के इस मॉडल की वजह से उन्हें नोबेल प्राइज मिला था, ठीक है। इनको नोबेल प्राइज मिला था 1962, नोबेल प्राइज मिला था, ठीक है, इसी के नाम से। चलिए आगे बात करते हैं। बात हो चुकी है, अनुवांशिक गुणों का वाहक होता है, बता चुका हूं आपको। अब थोड़ा सा समझते हैं, यहाँ पे जो आपका एक फ्लो चार्ट है, उस फ्लो चार्ट को थोड़ा सा अच्छे से समझिएगा। देखिए ये क्या है? डीएनए। अब डीएनए किससे मिलकर बना होता है? मैंने आपको बताया, तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड से। किससे मिल करके बना होता है? तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड से मिल करके बना होता है।
ठीक है। तो डीएनए बना होता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड से। ये अब बात करते हैं, देखिए ये जो मैं आपको समझा रहा हूं वो डीएनए का केमिकल स्ट्रक्चर है ना, ये डीएनए का मैं आपको केमिकल स्ट्रक्चर समझा रहा हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, केमिकल स्ट्रक्चर डीएनए का कैसा होता है। ठीक है, रासायनिक संरचना डीएनए की कैसी होती है वो मैं आपको समझा रहा हूँ। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो है ये इसके दो हिस्से, दो चीज़ों से मिलकर दो चीज़ें होती है पॉलीन्यूक्लियोटाइड में। एक होता है नाइट्रोजन, नाइट्रोजिनस। अच्छा, नाइट्रोजिनस तो आपको लास्ट में देखने को मिलेगा शायद, हाँ लास्ट में देखने को मिलेगा। न्यूक्लियोसाइड होगा पहले यहाँ पे, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। और पॉलीन्यूक्लियोटाइड के दो पार्ट, एक बना होता है ये न्यूक्लियोसाइड से, और एक ये मिलकर बना होता है फॉस्फेट से। ठीक, न्यूक्लियोसाइड से मिलकर बना होता है और एक मिलकर बना होता है फॉस्फेट से। देखिए ये जो आपके पूछेगा कि ये न्यूक्लियोसाइड किससे मिलकर बनता है, ठीक है, न्यूक्लियोसाइड किससे मिलकर के बनता है, तो ये न्यूक्लियोसाइड मिलकर के बनता है दो चीजों से, दो चीजें होती है, दो पार्ट होती हैं, एक सुगर और एक होता है नाइट्रोजन बेस, नाइट्रोजन क्षारक जिसको बोलते हैं, नाइट्रोजन बेस। एक सुगर एक नाइट्रोजन बेस, ठीक है, नाइट्रोजन क्षारक दो प्रकार के। ठीक है, ठीक। तो न्यूक्लियोसाइड किससे मिल करके बनता है, एक क्वेश्चन आता है, न्यूक्लियोसाइड किससे मिल करके बना होता है, तो न्यूक्लियोसाइड सुगर और नाइट्रोजिनस जो होता है, नाइट्रोजन जो बेस होता है, इससे मिल करके बनता है, ध्यान रखेंगे। अब आपसे पूछे कि ये जो सुगर होता है, सुगर भाई दो प्रकार के होते हैं। शर्करा की अगर बात करें तो शर्करा दो प्रकार की होती है। एक शर्करा जो होता है इसको कहते हैं राइबोस, और एक शर्करा जिसको होता है इसको बोलते हैं डाईऑक्सीराइबोस, इसको बोलते हैं डाईऑक्सीराइबोस। ठीक है, तो ये जो राइबोस है वो किस में मिलेगा, ये आरएनए में मिलेगा, ये आरएनए में मिलता है, और ये मिलेगा आपको डीएनए में। ये दो प्रकार के हैं, तो ये डीएनए में मिलता है और ये आरएनए में मिलता है। इसके बाद इधर आ जाएं, नाइट्रोजन जो बेस है उसमें, तो नाइट्रोजन जो बेस है, नाइट्रोजन जो बेस है, नाइट्रोजन बेस होता है चार प्रकार का। ठीक है, चार प्रकार का, चार नाइट्रोजनस, मतलब चार नाइट्रोजनस क्षार होते हैं इसके अंदर में। कौन कौन से चार नाइट्रोजनस क्षार होते हैं, ठीक है, वो देखते हैं। तो एक होता है आपका एडिनिन, एडिनिन, ठीक है, एडिनिन के बाद होता है ग्वानिन, एडिनिन होता है, ग्वानिन होता है, साइटोसिन होता है, साइटोसिन, एडिनिन, ग्वानिन और साइटोसिन, और लास्ट होता है थाइमिन। ये चार नाइट्रोजनस क्षार होते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा ये कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड या डीएनए में कौन से नाइट्रोजन बेस होते हैं, डीएनए में कौन सा नाइट्रोजन क्षार होता है। तो डीएनए में चार नाइट्रोजन बेस होते हैं, ध्यान रखिएगा। एक का नाम है एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन, AGCT ऐसा याद रखिएगा, AGCT, हजी सुन तो ऐसा करके ठीक है, याद रखिएगा, हजी सुन तो करके, AG सुन तो ऐसा, AG सुन तो, ये डीएनए जो है वो बोलता है AG सुन तो करके, तो AG सुन तो, A फॉर एडिनिन, G फॉर ग्वानिन, C फॉर साइटोसिन और T फॉर थाइमिन, AG सुन तो ऐसे याद रखना है, AGCT। चलिए AGCT समझ में आ गई, सीढ़ीनुमा संरचना डीएनए की, वाटसन एंड क्रिक ने दी थी। ठीक है, हमारे यहाँ देखिए अगर हमको किसी का भी जान पहचान करना है, कौन व्यक्ति क्या है कैसे है, अगर उसको चेक करना है, तो या केस वगैरह जो कुछ भी मुकदमा होता है, तो यहाँ पे जो हमारे बाल का डीएनए टेस्ट होता है, बाल के साथ साथ जो एंजाइम जो लार होता है सलाइवा उसका, नाखून का, ठीक है, इन सब में क्या होता है, इन सब में कोशिका होती है, उनका डीएनए टेस्ट होता है, इनके डीएनए की पहचान की जाती है। ठीक है, तो भारत में डीएनए की जो डीएनए के लिए रिसर्च सेंटर है, जो पहचान करने की जो सेंटर है वो हैदराबाद में, ध्यान रखेंगे, हैदराबाद में इसके लिए है। अगर कोई क्रिमिनल कुछ ऐसी चीज़ें होती है तो उसको क्या किया जाता है, उसकी पहचान की जाती है। चलिए अब देखते हैं अगला पार्ट हमारा आरएनए। ठीक, ये समझ में आ गया होगा, इसको मैं इरेज करता हूं। देखिए अब समझते हैं आरएनए को, राइबोस न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, देखिए इसकी संरचना सिंगल स्ट्रैंड होती है। अभी हमने देखा था डीएनए की जो संरचना होती है, वो डीएनए की संरचना कैसी होती है, वो डबल स्ट्रैंड, डीएनए डबल याद रखिएगा,
और आरएनए सिंगल याद रखेंगे। तो सिंगल स्ट्रैंड होता है, सिंगल संरचना होती है, इसमें राइबोस शुगर पाया जाता है। ध्यान से समझिएगा कैसा शुगर पाया जाता है, राइबोस शुगर। अब यही सब अंतर है ना, ये सब क्वेश्चन बनेगा, देखते चलिएगा। जब हम एमसीक्यू करेंगे तो आपको समझ में आएगा। इसमें राइबोस शुगर पाया जाता है, जबकि डीएनए में डाईऑक्सीराइबोस शुगर। मैंने अभी बताया था तुरंत कि आरएनए में पाया जाता है राइबोस शुगर और डीएनए में पाया जाता है डाईऑक्सीराइबोस शुगर। यही एक अंतर बनता है। इस अंतर को आपको नोटिस करते चलना है, ध्यान से समझिएगा। चलिए, और ये जो आरएनए होता है ये क्या काम करता है? तो आरएनए जो होता है वो प्रोटीन के संश्लेषण में सहायक होता है, प्रोटीन का संश्लेषण करने का काम करता है। इसी की सहायता से प्रोटीन का निर्माण होता है। ठीक, चलो, तो ये हो गया, एक हो गया आपका राइबोस वाला, माइक बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। एक हो गया राइबोस वाला और एक हो गया इसमें दूसरी चीज, इसमें प्रोटीन का संश्लेषण होता है, प्रोटीन को संश्लेषण करने में ये आरएनए सहायक है। अगली बात करते हैं हम लोग। देखिए और अंतर क्या है। अगर हमने देखा था वहां पे नाइट्रोजन बेस में, जो अभी हमने डीएनए का केमिकल स्ट्रक्चर समझा, डीएनए के केमिकल स्ट्रक्चर में हमने क्या समझा, भाई जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड होती है वो दो भाग, न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट। ठीक है, और न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट अगर बोलेंगे, न्यूक्लियोसाइड किससे मिलकर बना होता है? तो न्यूक्लियोसाइड बना होता है शुगर और नाइट्रोजन बेस से। तो शुगर दो प्रकार के, एक राइबोस और दूसरा डाईऑक्सीराइबोस। और हमने देखा था नाइट्रोजन बेस, तो नाइट्रोजन बेस कितने प्रकार के? तो 4 प्रकार के, सुनतो वाला AGCT, तो 4 होता है AGCT। तो एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन। ठीक है, तो यहाँ पे जो नाइट्रोजन बेस था उसमें एडेनिन, ग्वानिन और साइटोसिन तो होता है, लेकिन थायमिन की जगह पे यूरेसिल होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आरएनए की जो संरचना होती है, आरएनए की संरचना में थायमिन नहीं होता। मैं बार बार बता रहा हूं, समझिएगा ध्यान से, थायमिन नहीं होता। तो थायमिन की जगह पे क्या होता है? तो थायमिन की जगह पे यूरेसिल होता है। यह एक बहुत महत्वपूर्ण अंतर है डीएनए और आरएनए में, बहुत महत्वपूर्ण अंतर। ठीक है, चलिए, तो जो आरएनए होता है ये 3 प्रकार का होता है। आरएनए का प्रकार समझते हैं। आरएनए बेसिकली 3 प्रकार का, एक होता है एमआरएनए, एक होता है टीआरएनए और एक होता है आरआरएनए। एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए, एमटीआर। ठीक है, और ये तीनों आरएनए मिलकर के एक टीम की भांति काम करते हैं। ध्यान रखिएगा ना, एक्ट एज अ टीम। सबका अलग अलग काम है और सबके अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और एक टीम की तरह पूरा काम करते हैं। और इनके काम को हम समझते हैं धीरे धीरे करके। देखिए अलग अलग काम है, क्या क्या काम करते हैं। तो सबसे पहले एमआरएनए, इसका फुल फॉर्म है मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर, और नाम से पता चल रहा होगा क्या करता है मैसेंजर। जैसे भाई मान लीजिए जैसे कहीं पे कोई काम हो रहा है, अब काम होता है तो आप समझिएगा जैसे इंजीनियर होता है, तो इंजीनियर क्या करेगा? साइट विजिट करता है, और साइट विजिट करने के बाद वहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, जो मिस्त्री होते हैं, लेबर होते हैं, उनको इंस्ट्रक्शन दे देता है। ठीक है, तो यहाँ पे किन से मिल करके वो कंस्ट्रक्शन हो रहा है? तो कॉन्ट्रैक्टर हो गया, दूसरा लेबर हो गया, तीसरा जो मैसन है, जो मिस्त्री है, वो हो गया। और तो इन सबको मिला करके क्या है, इन सबको मिला करके देखें तो पूरी की पूरी एक टीम है, एक टीम की भांति काम करते हैं। वैसे ही यहाँ पे एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए जो है, ये सब मिलकर के एक टीम की भांति कार्य करते हैं और अपने अपने काम को बांट लेते हैं। कोई किसी काम को करता है, कोई किसी काम को करता है, तो काम को इन लोग को क्या करते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे क्या होगा, अब एक एक करके समझते हैं एमआरएनए का काम क्या है। कौन सा, मतलब ये इसका काम है मैसेजिंग करना। ठीक है, मैसेजिंग करने के साथ साथ पहचान कर भी करता है, पहचान करेगा और कौन कहाँ पे जुड़ रहा है। जैसे मान लिया ईंट आया तो ईंट कहाँ पे जुड़ेगा, सरिया है तो सरिया कहाँ पे जुड़ेगा, भाई पहचान करके तो करेंगे ना। मान लिया कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको ईंट या सरिया की पहचान ही नहीं है, वो क्या घर बना पाएगा? तो ये क्या करता है? आइडेंटिफिकेशन करता है, पहचान करता है और मैसेंजर है। ठीक है, मैसेंजर है, समझ लीजिए। तो एमिनो, कौन सा एमिनो एसिड? भाई एमिनो एसिड मतलब हमारे शरीर की सबसे छोटी यूनिट, इसी से प्रोटीन का निर्माण होता है। तो कौन सा एमिनो एसिड कहाँ करके जुड़ेगा, इसका मैसेज देता है, और मैसेज देने के पश्चात उन्हें क्रम में सजा देता है। ये निर्माण हो रहा है ना, ध्यान रखिएगा। हम क्या कर रहे हैं? कोशिका बना रहे हैं। कोशिका बनेगी तभी तो हमारे शरीर का निर्माण होगा। तो कौन सा एमिनो एसिड कहाँ पे नया नया, भाई हमारा शरीर बनते चले जाएगा, हमारे शरीर में वृद्धि मरम्मत होते रहेगा। तो कौन सी कोशिका, ये कोशिका के भीतर की बात कर रहे हैं, तो कोशिका के अंदर में कौन सा एमिनो एसिड कहाँ पे जुड़ेगा, इस बात का निर्धारण करता है कौन? मैसेंजर आरएनए। ये इसका काम हो गया। ठीक है, ये इस चीज को तय करेगा। दूसरी नंबर चीज देखते हैं हम, ट्रांसफर आरएनए, टीआरएनए को। ये क्या करेगा? जैसा इसका नाम ट्रांसफर, तो ट्रांसफर माने परिवहन करेगा। परिवहन कर किसका करेगा? तो जो एमिनो एसिड है, उसी एमिनो एसिड का परिवहन करके राइबोसोम तक लेके जाता है। कहाँ तक लेके जाता है? राइबोसोम तक लेके जाएगा। और तो बस समझिए क्या करने के लिए? जोड़ने के लिए। देखिए अलग अलग काम है, इंजीनियर डायरेक्शन दे रहा है, कोई जोड़ रहा है, कोई जोड़ने का सामान लेके जा रहा है, और कोई बता रहा है। मतलब कुल मिलाकर के पूरी एक टीम की भांति कार्य करते हैं लोग।
तो ये क्या करेगा, जोड़ने का काम करता है। जोड़ने के लिए जो एमिनो एसिड है उसका परिवहन करके राइबोसोम तक लेके आता है। फिर आता है आपका राइबोसोमल जो आरएनए होता है, राइबोसोमल जिसको आरएनए कहते हैं। यह प्रोटीन निर्माण में क्या करता है, सहायता करता है। ठीक है, अब आप देखिए प्रोटीन निर्माण करता है बोलेंगे तो भी वही बात, कई जगह पे प्रोटीन निर्माण में सहायता करता है बोलेंगे तो भी वही बात। जैसे मान लिया बोलेंगे कि इसको इंजीनियर ने बनाया, या आप इसको बोलेंगे इसको इंजीनियर ने बनवाया, तो वही बात है। इंजीनियर ने बनवाया तो भी वही बात, इंजीनियर ने बनाया तो भी वही बात। ये राइबोसोमल आरएनए है, प्रोटीन निर्माण में सहायता करता है। ठीक है, चलिए किसको कहाँ पे जोड़ना है ये सब इसका निर्धारण करेंगे। देखिए ये एक्चुअल में क्या होता है, एमिनो एसिड की मैंने बात की थी। तो जैसे मान लिया एमिनो एसिड आपस में जुड़ेंगे, मान लिया 10 एमिनो एसिड है, 10 एमिनो एसिड और बन गया, तो 10 और 10 एमिनो एसिड मिलकर हो गया 20 एमिनो एसिड। और जब 20 एमिनो एसिड मिलते हैं तो एक प्रोटीन के अणु का निर्माण होता है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे ना, 20 एमिनो एसिड मिलने पर एक प्रोटीन के अणु का निर्माण होता है। चलिए, तो ये कहानी किसमें हो रही है, ये सब कहानी हो रही है यूकैरियोटिक कोशिका वाले जीव में। ये सब कहानी किसमें हो रही है, यूकैरियोटिक कोशिका वाले जीव में। इन्हीं में सब कुछ ये सब खेल चलता है, बाकी में नहीं। प्रोकैरियोटिक में कुछ नहीं होता क्योंकि उसमें तो कुछ होता ही नहीं है ऐसा इस प्रकार से। चलिए अब एक मैं आपको प्रोसेस समझा रहा हूं, उस प्रोसेस को आप समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। डीएनए से आरएनए का बनना। ठीक है, डीएनए से आरएनए का बनना, डीएनए से आरएनए कैसे बनना है, तो डीएनए से आरएनए का जो बनना होता है उसको कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से आरएनए बनना क्या कहलाता है, ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। ध्यान से समझिएगा ना, ये बनाना नहीं है ना, डीएनए से आरएनए बनना है। ये डीएनए से आरएनए बनना क्या कहलाता है, ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। अब ये ट्रांसक्रिप्शन क्या करेगा, जैसे हमने बताया वहां पे अलग अलग काम समझा ना भाई, हमने यहाँ पे देखा राइबोसोमल का अलग काम समझा, हमने ट्रांसफर का अलग काम समझा। ये प्रोटीन निर्माण में सहायता करता है, क्या करेगा, प्रोटीन निर्माण में सहायता करेगा। किसको सहायता करेगा, प्रोटीन निर्माण कौन करता है, तो प्रोटीन निर्माण करने वाला राइबोसोम। कल मैंने बताया था, आप देखेंगे प्रोटीन निर्माण करने वाला कौन, राइबोसोम। 70S 80S वाला कल बताया था। तो प्रोटीन निर्माण करता है राइबोसोम, और राइबोसोम को प्रोटीन निर्माण में सहायता करने के लिए ये राइबोसोमल आरएनए होता है। ठीक है, ये सहायता करता है। तो चलिए प्रक्रिया ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए से आरएनए बनाना ट्रांसक्रिप्शन कहलाएगा। आरएनए से पुनः डीएनए बनाना ये कहलाएगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। एक तो पहले सीधा गए और सीधा जाने के बाद फिर वापस आए तो उसको बोलते हैं रिवर्स, तो इसको कहेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो आरएनए से पुनः डीएनए बनाना ये कहलाएगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ध्यान से समझिएगा। यही जो आप देखेंगे जैसे कोविड के टाइम पे, कोरोना जो हुआ था ना, तो ध्यान रखेंगे कोरोना के टाइम पे जो RT-PCR टेस्ट होता था, अलग अलग एक ट्रू नॉट टेस्ट होता था, एक RT-PCR टेस्ट होता था। तो ये जो प्रक्रिया होती है ना रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, इस प्रक्रिया में बहुत समय लगता है, इसी को बोलते हैं RT-PCR, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमर चेन रिएक्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमर चेन रिएक्शन, RT-PCR टेस्ट। कोविड के टाइम पे RT-PCR टेस्ट होता था, तो यही RT-PCR टेस्ट है। क्योंकि हमारे यहाँ क्या होता है, हम लोग जैसे जो जीवाणु हैं, जो जीवाणु होते हैं, अगर जीवाणु में देखेंगे प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले जीव में, देखिए ये तो हो गया यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले जो जीव होते हैं जिनमें जीवाणु होते हैं, उन जीवाणुओं में जो जेनेटिक मटेरियल होता है, जेनेटिक मटेरियल मतलब अनुवांशिकी जो मटेरियल होगा वह आरएनए होता है। आरएनए जो है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में ये जेनेटिक मटेरियल है। अनुवांशिक जो मटेरियल होता है वो अनुवांशिक मटेरियल प्रोकैरियोटिक कोशिका में, अविकसित जीवों में आरएनए काम करता है। इसी काम को जेनेटिक मटेरियल कहने का मतलब जो अनुवांशिक गुण को वाहक करना है, वो डीएनए नहीं होता, ध्यान रखिएगा ना। प्रोकैरियोटिक जीवों में डीएनए ये जेनेटिक मटेरियल नहीं होता, जबकि यूकैरियोटिक जो होते हैं, यूकैरियोटिक कोशिका वाले जो जीव होते हैं उनमें जेनेटिक मटेरियल जो होता है, ठीक है, इनमें जो जेनेटिक मटेरियल होगा वह जेनेटिक मटेरियल होगा डीएनए। ये डीएनए इनमें जेनेटिक मटेरियल होता है, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो ये इसका काम हो गया। आरएनए यहाँ पे अन्य काम करता है, कौन सा काम, प्रोटीन निर्माण में सहायता करता है। ठीक, तो अब देखिए क्या हो रहा था, RT-PCR की कहानी थोड़ा समझाता हूँ। यहीं पे हमारे देश में ना आरएनए को क्या किया जाता है, RT-PCR में आरएनए जो है उस आरएनए को डीएनए में बदलते थे। आरएनए को क्या करते थे, डीएनए में बदलते थे। ठीक है, इसलिए RT-PCR टेस्ट को क्योंकि हमारे यहाँ ऐसी मशीन नहीं थी जो आरएनए को पढ़ पाए। इस आरएनए को हम नहीं पढ़ सकते, इस आरएनए पर डायग्नोस नहीं कर सकते, इसको हम नहीं जान सकते इसके बारे में। तो इसलिए क्या करते थे, जो आरएनए है उसको डीएनए को पढ़ा जा सकता है, डीएनए के गुण, क्योंकि डीएनए में चेंजेस करते हैं,
तो डीएनए ये टेक्नोलॉजी हमारे यहाँ विकसित नहीं हुई है। तो डीएनए को चेंज जो आरएनए है, आरएनए को बदलते थे किसमें? डीएनए में। ठीक है, आरएनए को किसमें बदलते थे? डीएनए में। इसी को बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और डीएनए से आरएनए बनाएंगे उसको बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए से डीएनए बनाना, देखिए भाई याद रखना है ना, आर आर शुरू कर लेना आप, आर ये आर मिला लेना, तो आर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, अर्थात आरएनए से पुनः डीएनए जो बनाना होता है वह कहलाता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो ये यही काम करते थे आरएनए में। आरएनए का क्या करते थे? डीएनए में कन्वर्जन करते थे और उसके बाद फिर डीएनए को पढ़ लेते थे। इसके पश्चात हम उस पर कोविड इन्फेक्टेड है, वायरस से इन्फेक्टेड है कि नहीं है, इस बात का पता लगा लेते थे। ठीक है, क्योंकि आरएनए को डीएनए में बदलना ये बहुत टाइम लगता था, इसीलिए आरटीपी ये जो प्रक्रिया है, ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन जो प्रक्रिया है, ये जो प्रक्रिया है ये बहुत लेंदी प्रक्रिया है। ठीक है, ये चूंकि लेंदी प्रक्रिया है इसलिए इसको करने में बहुत समय लगता है, इसलिए आरटीपीसीआर टेस्ट का जो रिपोर्ट है वो तुरंत नहीं आता था, थोड़ा लेट से आता था। ये है इसकी कहानी। चलिए, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, आगे बात करते हैं। ठीक, अब देखिए आरएनए से प्रोटीन का निर्माण होगा उसको कहेंगे ट्रांसलेशन। आरएनए से प्रोटीन का निर्माण होगा, आरएनए से पुनः डीएनए बनाएंगे तो उसको कहेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से आरएनए बनाए उसको कहेंगे ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए से प्रोटीन बनाने की क्रिया को बोलेंगे ट्रांसलेशन। तो दो चीजें यहाँ पे पूछते हैं। देखो डीएनए बहुत महत्वपूर्ण है ना, इसको बिल्कुल भूलना नहीं, बता दे रहा हूँ। डीएनए से डीएनए बनाना, डीएनए से डीएनए बनाना, अब आगे देखेंगे डीएनए से डीएनए बनाना। तो डीएनए से डीएनए बनाना कहलाएगा रेप्लिकेशन, डुप्लीकेट करना, रेप्लिकेशन फोटोकॉपी, ये ऐसे समझिए, फोटोकॉपी करना। एक डीएनए से दूसरा डीएनए बनाना, फोटोकॉपी। ठीक है, तो इसको कहते हैं रेप्लिकेशन। एक डीएनए से दूसरे डीएनए बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? रेप्लिकेशन कहलाता है। ऐसे पूछेगा क्वेश्चन, रेप्लिकेशन कहलाता है डीएनए से डीएनए बनाना, डीएनए से आरएनए बनाना, आरएनए से प्रोटीन बनाना, या इनमें से कोई नहीं। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा। तो ये रेप्लिकेशन कहते हैं डीएनए से डीएनए बनाने को, आरएनए से प्रोटीन बनाने को ट्रांसलेशन, और आरएनए से पुनः डीएनए बनाना रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, और डीएनए से आरएनए बनाना कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन। ध्यान रखेंगे, ये चार टर्मिनोलॉजी आपको अच्छे से समझ करके चलनी है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है और यहाँ पे हो रहा है ट्रांसक्रिप्शन। आगे बात करते हैं। अब देखते हैं हम लोग सेल डिवीजन को, कोशिका विभाजन को। ठीक है, कोशिका विभाजन को फटाफट समझते हैं। देखिए भाई, क्या होता है कोशिका विभाजन? कोशिका विभाजन अर्थात एक कोशिका की सहायता से दूसरे कोशिका का निर्माण करना ही क्या कहलाता है? कोशिका विभाजन कहलाता है। जब एक कोशिका टूटकर या दो अधिक कोशिका का निर्माण करे, टूटकर या दो अधिक कोशिका का क्या करे? निर्माण करे, तो उसी को हम कहते हैं कोशिका विभाजन। जब एक कोशिका टूट करके या और किसी कारणों से दो कोशिका का निर्माण करे, उसे क्या कहते हैं? कोशिका विभाजन। इस कोशिका विभाजन के सिद्धांत को दिया था विर्चाउ ने, ध्यान रखिएगा ना, विर्चाउ द्वारा इस कोशिका सिद्धांत को दिया गया था, विर्चाउ। ठीक है, विर्चाउ द्वारा। आखिर में कोशिका विभाजन क्यों कोशिका विभाजन करने की जरूरत पड़ती है? ठीक है, तो कोशिका विभाजन करने की जरूरत इससे पड़ती है क्योंकि हमको इसी की सहायता से हमारे शरीर में वृद्धि या विकास हो पाता है। अगर कोशिका विभाजन नहीं होगा तो भूल जाओ कि आपके शरीर में कभी भी कोई विकास या कोई वृद्धि हो पाएगी। कोशिका विभाजन ही वो कारण है जिसकी वजह से हम वृद्धि या विकास कर पाते हैं, एक कारण। ठीक है, दूसरा कारण भी कोशिका विभाजन, क्यों भी कोशिका विभाजन महत्वपूर्ण है हमारे लिए? तो दूसरा कारण है प्रजनन के लिए। अगर कोशिका विभाजन नहीं होगा तो प्रजनन कभी भी नहीं हो पाएगा, तो प्रजनन के लिए। इन दो कारणों के लिए हम कोशिका विभाजन को समझते हैं। दो कारण के लिए हम कोशिका का मतलब हम जानते हैं कि कोशिका को इन दो उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, एक वृद्धि और विकास और दूसरा है आपका प्रजनन। ठीक है, चलिए अब देखते हैं जिस कोशिका का विभाजन होता है, जैसे मान लिया कोई कोशिका है, मान लीजिए कोशिका है, इसका विभाजन होना है, तो जिस कोशिका का विभाजन होगा उसको मदर सेल कहेंगे। ठीक है, और जो कोशिका नहीं बनेगी, ठीक है, विभाजन के पश्चात जिसका विभाजन हुआ, जो टुकड़े में टूटा, उसको मदर सेल, और विभाजन के पश्चात जो नई कोशिका बनेगी उस नई कोशिका को कहते हैं डॉटर सेल। तो मदर और डॉटर ऐसा याद रखिएगा, मदर सेल बोलते हैं जिससे नई कोशिका का विभाजन होता है, और विभाजन के पश्चात बनने वाले जो नई कोशिका है उसको कहते हैं डॉटर सेल। ठीक है, ये मदर और डॉटर का खेल पूरा दिन भर चलते रहता है हमेशा, कोशिका विभाजन का। ठीक है, जंतु में कोशिका विभाजन सेंट्रोसोम करता है। सेंट्रोसोम याद आ रहा है, जिससे जुड़ा होता है, मैंने बताया था।
बीच का जो सेंट्रल पार्ट होता है उसको सेंट्रोसोम कहते हैं। तो जंतुओं में कोशिका विभाजन किससे होता है आपसे पूछेगा तो सेंट्रोसोम के द्वारा। यही सेंट्रोसोम जो होता है बढ़ता है फिर वो ऑटोमेटिक ऐसे विभाजित हो जाता है। तो सेंट्रोसोम के द्वारा विभाजन होता है, ध्यान से समझिएगा ना। जंतुओं में विभाजन जो है वो सेंट्रोसोम के द्वारा होता है। चलिए अब कोशिका विभाजन के 3 प्रकार जो है उस 3 प्रकार को देखते हैं, किन किन प्रकार से कोशिका का विभाजन होता है। तो कोशिका विभाजन 3 प्रकार से होता है। एक होता है असूत्री, दूसरा होता है समसूत्री और तीसरा होता है अर्धसूत्री। ठीक है, एमियोटिसिस बोलते हैं, मियोटिस बोलते हैं, एमिटोसिस, मिटोसिस और माइटोसिस। ठीक है, मैं सॉरी एक मिनट, हाँ चलिए तो असूत्री, समसूत्री और अर्धसूत्री, अमिटोसिस, मिटोसिस और मियोसिस। ठीक है, ये 3 प्रकार का कोशिका विभाजन होता है। कोशिका विभाजन को बड़े आसानी से समझते हैं। देखिए एक यहाँ पे क्वेश्चन चलता है आपका जनरली, वो किन में होता है। ठीक है, असूत्री विभाजन किस में होता है तो असूत्री विभाजन होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका में। प्रोकैरियोटिक कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है, अर्थात जो अविकसित जीव होते हैं, जीवाणु हो गए, विषाणु हो गए, इन सब के बीच में। समसूत्री विभाजन किस में होता है तो समसूत्री विभाजन होता है कायिक कोशिका में, जिससे काया का निर्माण होता है, ऐसा समझिएगा। शरीर का निर्माण होता है उसमें समसूत्री विभाजन, हीलिंग करना, जैसे चोट का ठीक होना, डैमेज होना, कटे फटे का अच्छा होना, कटे फटे जो घाव होते हैं या चोट लगता है उसका भर जाना, ये कायिक कोशिका में। ठीक है, ये किस में होता है, ये कायिक कोशिका में। और ये जो अर्धसूत्री विभाजन है यह किस में होता है तो यह जनन कोशिका में होता है। बस ये याद रखेंगे, यहां से आपको हो सकता है एक क्वेश्चन बन जाए, सीधा सीधा सिंपल और फ्लैट क्वेश्चन बनता है। असूत्री विभाजन किस में होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका में, समसूत्री विभाजन कायिक कोशिका में और अर्धसूत्री विभाजन होता है जनन कोशिका में। ठीक है चलिए, तो कोशिका विभाजन मतलब समझ लीजिए असूत्री क्या है। कोशिका विभाजन का जो तरीका हम पढ़ रहे हैं समझ लीजिए फॉर्मूला, ठीक है, नियम कानून। तो यहाँ पे असूत्री माने कोई सूत्र नहीं, असूत्री माने कोई सूत्र नहीं, नो फॉर्मूला, कोई फॉर्मूला नहीं। ठीक है, इसको बोलते हैं असूत्री, कोई फार्मूला, कोई नियम कानून नहीं, बिना नियम कानून का विभाजन हो जाता है। अब छोटे जीवों में क्या नियम कानून लागू होगा तो ऐसे ही समझ लीजिए, छोटे जीव करने का मतलब ये बैक्टीरिया जो होते हैं, जीवाणु होते हैं, इनमें क्या नियम पालन होगा तो उनमें अकैरियोटिक जो असूत्री विभाजन है वो असूत्री विभाजन हो जाता है बिना नियम कानून का। चलिए इसको हम डिटेल में समझते हैं असूत्री विभाजन को। देखिए सबसे पहला असूत्री विभाजन, इसमें कोशिका जो होती है वो 2 भागों में टूट जाती है। ठीक है, पहली बात इसको फिगर से समझते हैं। देखिए ये होता है ये पेरेंट सेल, पेरेंट सेल के बाद यहाँ पे देखिए ऐसे संरचना बनती है। जो जीवाणु होते हैं उनमें ये होता है सामान्यतः जीवाणु, विषाणु और सूक्ष्म जीव, और जो प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले जो जीव होते हैं, उन प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले जीवों में यह इस प्रकार का असूत्री विभाजन पाया जाता है। यह जो विभाजन होता है असूत्री विभाजन होता है, इसमें विभाजन बड़ी आसानी से हो जाता है, इसमें कोई एफर्ट लगाना नहीं पड़ता, बहुत इजी वे पे होता है। ध्यान रखिएगा ना, इसमें ज़्यादा कुछ एफर्ट लगाना नहीं होता, बहुत ही इजी मैनर में आराम से इसमें विभाजन हो जाता है। सबसे आसान विभाजन इसी में होता है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं, कोई स्टेप नहीं, कुछ नहीं। जैसे आप अमीबा को देखेंगे, बस अमीबा ऐसे 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 हुआ, ऐसे करके अब फट से आधा दूसरे अमीबा में 2 अमीबा बन जाता है। तो बड़ा ईजियर फॉर्म में ये होता है, कुछ नहीं। जो मदर सेल होता है, ये मदर सेल जो होती है इसका आकार बढ़ने लगता है। ये जो आपको दिखाई दे रहा होगा, ये लेट्स से कलर को चेंज करते हैं। ये हमारी ये जो मदर सेल है, इस मदर सेल का जो सेंट्रल है, ये न्यूक्लियस है, इसका आकार क्या बढ़ने लगता है, बढ़ते ये इस प्रकार का संरचना, ये न्यूक्लियस बढ़ेगा, ध्रुव की ओर खिंचाएगा, बीच से टूट जाएगा, टूटने के बाद ऐसे यूं टूटते 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 2 भागों में विभाजित हो जाएगा, सेपरेशन। ठीक है, तो ये पेरेंट सेल कहते हैं, ये डिवाइडिंग सेल कहते हैं इसको। ठीक है, बस और कुछ नहीं, बहुत ईजी फॉर्म में, ज़्यादा कुछ जानना भी नहीं है आपको। चलिए, तो इस प्रकार के विभाजन में मदर सेल का आकार बड़ा होने लगता है, और बड़ा होने के पश्चात आगे चलकर वह बीच में धंस जाता है, और धंसने के बाद 2 भागों में विभाजित हो जाता है, बहुत ही आसानी से। ठीक है, आप इसको ऐसा समझ लीजिए जैसे आटा बनाते हैं, आटा का लोई जानते हैं ना, लोई। अब देखिएगा लोई जैसे होता है, उसको ऐसे 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 हाथ से, दोनों हाथ से ऐसे ऐसे करते रहते हैं, और करने के पश्चात एक समय आता है जब वो 2 टुकड़े में टूट जाता है। तो बस वो आटे के लोई से ऐसे जो अलग अलग रोटी बनाने के लिए बनाते हैं ना, बस वैसे ही समझ लीजिए, यही असूत्री विभाजन है। तो देखिएगा किसी को आटे से ऐसे ऐसे करके रोटी या पूड़ी बनाने के लिए करता है, मतलब समझ जाना कि आप वहाँ पे असूत्री विभाजन हो रहा है, उससे पूछ रहे असूत्री विभाजन हो रहा है क्या करके। ठीक है, ये आपका असूत्री विभाजन है, आटे से लोई अलग अलग करना, असूत्री विभाजन। ठीक है, चलिए दूसरा इसके बाद आता है हमारा समसूत्री विभाजन।
ठीक है, देखिए समसूत्री विभाजन, माइटोसिस। माइटोसिस जो होता है वो कायिक कोशिका में होती है, कायिक कोशिका अर्थात सोमेटिक सेल। ध्यान रखिएगा ना, यह विभाजन किसमें होता है, बारंबार चला हुआ क्वेश्चन, यह विभाजन होता है कायिक कोशिका में। और कायिक कोशिका का लेना देना काया, काया अर्थात शरीर, जिससे शरीर का निर्माण होता है। ठीक है, तो शरीर निर्माण करने वाली कोशिका को कायिक कोशिका कहते हैं। तो जो कायिक कोशिका होती है, इसी के विभाजन के परिणाम स्वरूप हमारी कायिक कोशिका बनती है। कहीं पे भी डैमेज हो रहा है, कहीं कट गया, फट गया, कहीं पे छिल गया, फटाफट जाकर के सारे मिल करके रिपेयर कर लेते हैं। तो ये कायिक कोशिका का निर्माण इसी से होता है। ठीक है, हमारे शरीर की जो कोशिका होती है वो 99% जो कोशिका है वो कायिक कोशिका ही होती है। 99% कोशिकाएं कायिक कोशिका, 1% कोशिका जो होती है वो जनन कोशिका होती है। ठीक है भाई, तो ये कायिक कोशिका का निर्माण होता है। जनन कोशिका जो ओवम और स्पर्म है, इसको छोड़ करके, ठीक है, जनन कोशिका ओवम और स्पर्म को छोड़ करके, ओवम और स्पर्म खैर हाँ ठीक है, ओवम और स्पर्म जो जनन कोशिका होती है, एक्चुअल में ये बाद में बनता है, ओवम और स्पर्म नहीं कर सकता। वृषण और जो अंडाशय होता है, इनमें जनन कोशिका होती है। जनन कोशिका ये तो बनने के बाद होता है ना, तो यहाँ पे आप वृषण और अंडाशय ये समझ लीजिए। ठीक है, वृषण और अंडाशय में ये जनन कोशिका पाई जाती है। आपसे पूछेगा कि जनन कोशिका कहाँ पाई जाती है, तो मेल के जो मेल होता है, पुरुष होते हैं, उनके वृषण में, वृषण कोश में, और जो फीमेल होती है उनके अंडाशय में ये वृषण कोशिका पाई जाती है। ठीक है, तो इसको 1% को छोड़ करके पूरा शरीर कायिक कोशिका का बना होता है। मतलब हमारे शरीर का 99% जो सेल है वह कायिक कोशिका है, सोमेटिक सेल है, और 1% जो सेल है वह क्या है, जनक कोशिका है, जनन कोशिका है। ठीक है, आगे बात करते हैं। चलिए अब इसका प्रोसेस समझते हैं, इसमें कैसा कैसा होता है, इसकी कहानी आगे समझते हैं। देखिए, तो इनमें एक मदर सेल टूट करके दो डॉटर सेल का निर्माण करती है। एक जो मदर सेल होता है वो मदर सेल टूट करके दो डॉटर सेल, अर्थात जैसा हमने पिछले वाले में देखा था असूत्री में, लेकिन उसमें कोई फॉर्मूला नहीं था। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा कि एक मदर सेल टूट करके दो डॉटर सेल का निर्माण करती है, और ये बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस होता है, ये एक कठिन अवस्था है, कहना चाहिए। ठीक है, ये क्या है, कठिन प्रोसेस है, कठिन अवस्था है, बड़ी जटिल अवस्था के पश्चात ये काम होता है। कठिन अवस्था, जैसे वो आसान था, आसानी से टूट गया, उसमें कोई एफर्ट की बात नहीं होती। तो यहाँ पे जो डॉटर सेल होते हैं, और जैसे ही एक मदर सेल है, वो मदर सेल टूट करके दो डॉटर सेल बनाया, और डॉटर सेल के निर्माण के पश्चात वही डॉटर सेल में समान संख्या में क्रोमोसोम पाया जाता है। ध्यान रखिएगा ना, समान संख्या में। जैसे मान लिया कि एक सेल है, अब मान लेट से कि एक सेल में 46 है मान लिया जाए। ठीक है, तो दूसरी जो कोशिका बनेगी, जो डॉटर सेल बनेंगे, उसमें भी क्रोमोसोम की संख्या समान ही होती है। ठीक है, ऐसा नहीं कि इसमें ज्यादा है तो दूसरा जो कोशिका बनेगा उसमें कम, इससे बन के गया तो इससे कम, नहीं, पूरा एकदम 100%, 100% जो संख्या है, जितना मदर में है क्रोमोसोम की संख्या उतनी ही इसमें होती है। इसीलिए इसको कहते हैं समसूत्री। मतलब जो इतना जितनी संख्या इसमें है क्रोमोसोम की, उतनी ही संख्या इसके डॉटर सेल में भी होगी। ये इसी के कारण इसको कहा जाता है समसूत्री विभाजन। ठीक है, समझ में आ रही बात? चलो, तो ये हो गया समसूत्री विभाजन। अब समसूत्री विभाजन का रोल क्या है सबसे बड़ा, तो हमारे शरीर में जितना घाव होता है, ये क्वेश्चन चलता है, घाव भरने का काम, अगर शरीर में कुछ टूट फूट हुआ उसके मरम्मत करने का काम या घाव भरने का काम किससे होता है, तो घाव भरने का काम समसूत्री विभाजन से होता है। ठीक है, चलिए अब इसकी अवस्था को समझते हैं। 5 अवस्थाएं होती हैं इनकी बेसिकली। ठीक है, इनकी अवस्था को समझते हैं। 5 अवस्था में ये समसूत्री विभाजन होता है, और बड़ा डिफिकल्ट प्रोसेस होता है ये। चलिए एक एक करके समझते हैं। पहले मैं आपको थ्योरी बता देता हूँ, फिर मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा आराम से। देखिए, थ्योरी को समझते हैं, फिर आगे बात करेंगे। 5 फेज होता है। एक को बोलते हैं इंटरफेज। ठीक है, इंटरफेज मतलब शुरुआत की अवस्था है, इंटर माने शुरुआत की अवस्था। उसके बाद होता है प्रोफेज, प्रारंभिक की अवस्था। उसके बाद कहते हैं मेटाफेज, ये सबसे इंपॉर्टेंट फेज होता है, सबसे इंपॉर्टेंट फेज। यहीं पे सारा अध्ययन जो होता है वो इसके गुणसूत्र के बारे में यहीं पे होता है, मतलब जो विभाजन होता है वो यहीं पे होता है, मेन स्टडी जो इसकी। एनाफेज होता है, ये छोटी अवस्था होती है, और एक टीलोफेज होता है जो सबसे अंतिम अवस्था होती है। ठीक है, तो हम यहाँ पे समझेंगे सबसे बड़ी अवस्था, सबसे पहले वाली इंटर। ठीक है, सबसे बड़ी। दूसरा है आपका मेटाफेज, दूसरा आपका प्रोफेज, तीसरा आपका मेटाफेज, चौथा है आपका एनाफेज, और ये है आपका टीलोफेज। आपको कुछ भी करके याद रखना है, म से मेटा, म से मिडिल, मिडिल याद रखेंगे, मिडिल फेज है मेटा, मेटाफेज जो होता है, तो म से मेटा, म से मिडिल, ऐसे याद करना है। कौन कौन सा फेज होता है, कौन कौन सा फेज नहीं होता, ये भी पूछ सकता है भाई क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। तो इंटर, प्रो, मेटा, एना, टीलो। ठीक है, टीलो माने टेल, टेल माने सबसे लास्ट में, याद रखिएगा। पूछ, पूछ सबसे लास्ट में होता है, टेल से याद रखेंगे, टेल माने पूछ, पूछ सबसे लास्ट में। इंटर, इंटर माने सबसे शुरू, इंटर करते हैं तो इंटर तो शुरुआत में ही होती है।
तो ये शुरू और ये दोनों की कहानी खत्म। मिडिल माने मेटा, ये एना और प्रो, बस ऐसे याद रख लेना है, एना और प्रो, कुछ भी ट्रिक करके आपको याद रखना है। चलिए, तो सबसे पहले देखते हैं ये जो है इंटर अवस्था। तो डीएनए का निर्माण जो है वो सबसे पहले यहीं पे विभाजन की जो तैयारी है, आप इसको समझिए जैसे 5 अवस्थाएं होती है, कोई भी काम करते हैं तो काम करने के लिए अलग अलग अवस्था होती है ना, काम की जो तैयारी होती है वो सबसे महत्वपूर्ण होती है। तो ये तैयारी वाली अवस्था है, यह जो है तैयारी वाली अवस्था है। वही जैसे मान लिया है, जैसे लेट से कि मान लिया 15 अगस्त मनाना है, अब 15 अगस्त मनाने के लिए तैयारी आप देखेंगे कि 1 महीना पहले से 15 दिन पहले से शुरू हो जाती है, परेड पीटी सब कुछ होता है, और कुछ नहीं, बस जो मुख्य अतिथि हैं, चीफ गेस्ट है वो आए, आने के पश्चात झंडा फहराए, उसके बाद निकल लिए, बस 10 मिनट में तैयारी, 10 मिनट में सेलिब्रेशन हो जाता है। या छोटे मोटे और प्रोग्राम होते थे 2 घंटे 4 घंटे में खत्म हो जाते हैं, लेकिन तैयारी 15 दिन पहले की होती है। तो वैसे ही यहाँ पे जो निर्माण है, यह निर्माण इसीलिए इसको सबसे बड़ी अवस्था, ये तैयारी की अवस्था है, तैयारी की अवस्था मतलब समझिए कि सबसे लंबी अवस्था होगी। ठीक है, तो जो भी विभाजन का जो टोटल समय है, कुल विभाजन का जो कुल समय है, उसमें से 95% जो समय है, ठीक है, 95% जो समय है वो इसी फेज में चला जाता है, इंटर फेज में। बाकी के जो 4 फेज है उसमें 5% का समय लगता है महज। तो तैयारी में ही सबसे ज्यादा समय लगता है, ये याद रखेंगे। ठीक, तो सबसे बड़ी अवस्था है, डीएनए का निर्माण यहीं पे हो जाता है, शुरू अवस्था में ही। भाई डीएनए भी तो देना है ना, अगली जो कोशिका बन रही है उसमें, तो डीएनए का निर्माण हो जाता है और क्रोमोसोम जो है वो अलग हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद जो दूसरा फेज आता है, दूसरा फेज में स्पिंडल फाइबर का निर्माण होता है, जो तुर्क तंतु बोलते हैं, उस तुर्क तंतु का निर्माण प्रारंभ हो जाता है और केंद्रक का विभाजन होता है। ध्यान रखिएगा ना कहाँ कहाँ पे क्या क्या हो रहा है। पहले फेज में डीएनए का निर्माण, दूसरे फेज में केंद्रक का विभाजन हो रहा है। ठीक है, दूसरे फेज में केंद्रक का विभाजन हो रहा है, ये प्रो फेज बोलते हैं इसको, केंद्रक का विभाजन। ठीक है, अब यही जो 4 है, यहीं से केंद्रक का विभाजन होना शुरू होता है, ये 4 फेज आप याद रखेंगे ना, इन चारों फेजों में केंद्रक का विभाजन ही होता है। अब आपसे पूछेगा केंद्रक के विभाजन को कितने चरणों में बांटा गया है, तो केंद्रक का विभाजन 4 चरणों में होता है। ये जो आगे हम 4 चरण पढ़ेंगे, ये प्रो, मेटा, एना और टीलो, ये सब किसमें है, ये सब जो विभाजन होगा वो चारों के चारों विभाजन केंद्रक के विभाजन होंगे, केंद्रक का विभाजन होगा। इन केंद्रक के विभाजन का जो है ये 4 चरण है। ठीक है, तो पहला चरण समझ में आ गया, जो क्रोमेटिन जाल है, क्रोमेटिन जाल उलझे हुए रहते हैं। देखिए अब आगे मैं आपको इसको समझाता हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे समझिए, देखिए ये सबसे पहला फेज आपको दिख रहा होगा, जो 1 नंबर वाला है वो है आपका इंटरफेज। यहाँ पे इंटरफेज में क्या होता है, जैसा मैंने आपको बताया, डीएनए का निर्माण होता है, और डीएनए का निर्माण हुआ, डीएनए का निर्माण होने के पश्चात जो क्रोमेटिन जाल है, वो क्रोमेटिन जाल है वो क्या होते हैं, उलझे हुए से रहते हैं। ठीक है, उलझे हुए रहते हैं, और केंद्रक के बड़ा होने के कारण ये क्या होते हैं, फिर अलग अलग होते रहते हैं। क्रोमेटिन जाल है जो, ये क्रोमेटिन जाल उलझे हुए रहेंगे अंदर के, और केंद्रक के बड़ा होने के कारण फिर वो क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। ठीक है, केंद्रक के बड़ा होने के कारण ही अलग होते हैं। दूसरे नंबर में प्रोफेज है, ये इसमें क्या बनेगा, धागानुमा संरचना बन जाती है। ये प्रोफेज में धागानुमा संरचना बनती है, और धागानुमा संरचना बनती है, वो धागानुमा संरचना के पश्चात फिर क्या होता है, केंद्रक का विभाजन हो जाता है। सेकंड फेज में केंद्रक का विभाजन होता है ना, ध्यान रखिएगा। केंद्रक का विभाजन शुरू कहाँ हो रहा है, तो शुरू हो रहा है प्रोफेज में, और ये 4 चरण में चलेगा आगे। ठीक, तीसरा नंबर देखते हैं मेटाफेज। ये मेटाफेज सबसे इंपॉर्टेंट फेज है। यहाँ पे क्या होता है, ये जो 2 ध्रुव का निर्माण होता है, ये ध्रुव जो होते हैं वो तुर्क धागों को अपनी ओर खींचते हैं, और अपनी ओर खींचने के पश्चात ये दिख रहा होगा आपको, जो संरचना बनी हुई है, इन सब को अपनी ओर खींचने का काम करते हैं। जो तुर्क धागा बना हुआ है स्पिंडल फाइबर, उस स्पिंडल फाइबर को अपनी ओर खींचते हैं, और खींचने के पश्चात बस ये जो है, ये इसका निर्माण कार्य जो है वो प्रारंभ हो जाता है। इनके खिंचाव के परिणाम स्वरूप, चूंकि ये इधर खिंचा रहे हैं, इधर भी खिंचा रहे हैं, इनके खिंचाव के परिणाम स्वरूप क्या होगा, यहाँ पे ये संकुचित होगा, और संकुचित होने के पश्चात लास्ट स्टेज में ये क्या हो जाते हैं, सेपरेशन हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। तो ध्रुव पर लगने वाले बल के कारण इनमें खिंचाव होता है, और खिंचाव होने के कारण ये अलग अलग देखिए, जैसे आप किसी चीज को ऐसे रबड़ को खींचेंगे तो देखिएगा, रबड़ को खींचने के बाद होता है ना कि बीच में आने के बाद वो बीच से टूट जाता है, बस वैसे ही है। तो रबड़ पर जो बल है वो 2 ध्रुव में लगता है, जिस साइड को आप पकड़े रहेंगे हाथ से, तो उसी प्रकार से यहाँ पे भी होता है। तो ये जो ध्रुव होते हैं इसके ऊपर बल आरोपित करते हैं, और फिर ये 2 भागों में विभाजित हो जाता है। ठीक है, देखिए आगे इसको मैं फिर इधर समझा रहा हूँ मैं आपको। तो सबसे ये मेटाफेज स्पिंडल फाइबर का निर्माण पूर्ण हुआ, और निर्माण पूर्ण होने के पश्चात ध्रुव को खिंचाना शुरू हो जाता है। ये देखिए, इसके बाद आता है एनाफेज, सबसे छोटी अवस्था। इसमें क्रोमोसोम तथा कोशिका अंग ध्रुव की ओर चले जाते हैं, वही खिंचाने वाली बात है, तो ध्रुव की ओर चले गए, खींचने के बाद खिंचाव हो गया, अर्थात जो क्रोमोसोम है, जो गुणसूत्र है, वह ध्रुव की ओर चले गए, और ध्रुव की ओर जाने के पश्चात फिर लास्ट में आता है आपका टीलोफेज, और टीलोफेज मतलब सबसे अंतिम अवस्था है। यहाँ पे विभाजन का जो काम है वो पूर्ण हो जाता है,
और कोशिका के सभी अंग, जो भी कोशिकांग हमने पढ़ा, लाइसोसोम, सेंट्रोसोम, राइबोसोम, जितना भी कोशिकांग मैंने आपको पढ़ाया है अभी तक, वो सारे कोशिकांग जो है उन सारे दूसरे कोशिका में शिफ्ट हो जाते हैं और एक नया स्पिंडल फाइबर मतलब एक नया कोशिका बन जाता है। और जो स्पिंडल फाइबर था ये वाला, ये स्पिंडल फाइबर जो है वो गायब हो जाता है। ठीक है, ये जो स्पिंडल फाइबर है वो गायब हो जाएगा और ये एक नया कोशिका और ये एक नया कोशिका, टीलोफेज में दो नए कोशिका का निर्माण होता है। यही आपका माइटोसिस है, यही आपका समसूत्री विभाजन है, मतलब अपने समान एक और कोशिका का निर्माण कर देना। ठीक है, तो मेटाफेज में ही दो ध्रुव बनते हैं, ध्यान रखिएगा ना। मेटाफेज में ही क्या होता है, दो ध्रुवों का निर्माण होता है और दो ध्रुव बनने के पश्चात वो दो ध्रुव क्या करेंगे, खिंचाव करते हैं। ध्रुव माने ये, यहीं पे क्या होगा, खिंचाव होगा और खिंचाव के पश्चात ये दो समान जो क्या बोलना चाहिए कोशिका है, उन दो समान कोशिका में विभाजित हो जाते हैं। ठीक है भाई, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका लास्टली है आपका, ये तो क्लियर हो गया। अब चलते हैं अर्धसूत्री विभाजन में। देखिए अर्धसूत्री विभाजन को समझते हैं फटाफट। ठीक, देखिएगा जो एक क्वेश्चन यहाँ पे चलता है आपका, मैं यहीं पे आपको समझा देता हूँ। एक क्वेश्चन याद आ रहा है, जो हमारे शरीर में जो टूट फूट होता है, उस टूट फूट की भरपाई किससे होती है, या घाव जो है वो घाव भरने की जो काम है वो किससे होता है। ठीक है, टूट फूट की भरपाई या नए सेल बनने का जो काम है, जो भी टूट फूट हो रहा है उस टूट फूट की भरपाई या घावों का भरना, ये क्वेश्चन चलता है फ्लैट और आपके एग्जाम में तो डेफिनेटली पूछेगा ही पूछेगा, ऐसे जो इनिशियल लेवल के जो क्वेश्चन होते हैं। तो घावों का भरना, टूट फूट की मरम्मत करना किससे होता है, समसूत्री विभाजन के द्वारा ही होता है। बस याद रखेंगे, समसूत्री विभाजन के परिणाम स्वरूप ही घाव भरते हैं और टूट फूट की रिपेयर हो जाती है। एक बात, एक क्वेश्चन और इसमें चलता है, छिपकली जैसे है, तो छिपकली का पूंछ टूट जाता है, तो छिपकली के पूंछ या चूहा का जो पूंछ है वो टूट जाता है, ऐसे कट के कभी कभी अलग हो जाता है। तो चूहा और छिपकली का पूंछ जो है वो दोबारा किसकी सहायता से बनता है, दोबारा अगर बनेगा तो दोबारा किसकी सहायता से बनेगा, तो वहां पे समसूत्री विभाजन ही होता है वहां पे भी। ठीक है, समसूत्री विभाजन होता है, तो समसूत्री विभाजन के परिणाम स्वरूप ही ऐसा होता है। चलिए याद रहेगा। तो चूहा में आ जाता है, आप देखेंगे उसका नया पूंछ आ जाता है, छिपकली में नया पूंछ आ जाता है। तो कैसे आ रहा है, जो कोशिका है वही अपने जैसा दूसरा कोशिका का निर्माण कर दी, पूंछ कट के अलग हुआ था उसी के जैसा दूसरा पूंछ बन गया, हो गया कोशिका विभाजन। चलिए अब समझते हैं अर्धसूत्री विभाजन को। देखिए अर्धसूत्री जैसे मैंने बताया था ये जनन के समय होता है ध्यान रखिएगा, जनन के समय यह विभाजन केवल और केवल जनन के समय होता है। पहले मैं आपको थ्योरी समझा दूं। देखिए यह विभाजन केवल और केवल जनन कोशिका, वृषण और अंडाशय में। ठीक है, वृषण और अंडाशय जो जनन कोशिका होती है उस जनन कोशिका में होता है। और जब जनन कोशिका यही इसके बाद फिर यहाँ से स्पर्म और यहाँ से ओवम, यही बनता है। वृषण में क्या बनता है, स्पर्म, और यहाँ पे क्या बनेगा, ओवम, शुक्राणु और अंडाणु। तो शुक्राणु और अंडाणु हमने देखा था ना, सबसे बड़ी कोशिका। तो वृषण और अंडाशय, यही से स्पर्म और ओवम का निर्माण होता है और इसका निर्माण ये जनन कोशिका से होता है। ध्यान रखिएगा ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनका निर्माण कायिक कोशिका से नहीं होगा, कायिक कोशिका से इनका निर्माण नहीं होता, इनका निर्माण होता है जनन कोशिका से। यह सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, सबसे समझने वाली बात है। ठीक, देखिए इसमें क्रोमोसोम की संख्या घट करके आधी हो जाती है। ठीक है, और एक यहाँ वहां पे हमने देखा था समसूत्री में दो बन रहे थे, मतलब दो विभाजन हो रहा था। एक जो कोशिका है वह अपने जैसे एक और बना रही थी, तो एक का दो हो रहा था, लेकिन यहाँ पे चार होगा, चार कोशिका में बटेगा। एक मातृ कोशिका जो होती है, एक जो मदर सेल होगी, उस मदर सेल की चार डॉटर सेल बनेंगे। यहाँ पे एक मदर सेल का दो डॉटर सेल बन रहा था, एक का दो हो रहे थे, यहाँ पे एक का चार। ध्यान रखिएगा ना, एक का दो, एक का चार, एक का दो, एक का चार। ठीक है, तो एक का चार। और यहीं पे होती क्रॉसिंग ओवर की घटना। ठीक है, अब मैं इसको आपको समझाता हूँ, ये जो घटना होती है वो कहाँ कहाँ पे होती है, कैसे कैसे होती है, ये समझिए। देखिए क्या होता है, आपने पढ़ा होगा, ठीक है, या सुना होगा कहीं पे भी। ये क्रॉसिंग ओवर की घटना को मैं आपको समझाता हूँ, क्रॉसिंग ओवर की घटना कैसे होती है। यहाँ पे ये जो आप पहला फेज देख रहे हैं, तो जो अर्धसूत्री विभाजन है और समसूत्री विभाजन है उसमें भी सेम फेज होता है। मतलब जो हमने पिछला 5 फेज देखा, प्रो फेज, मेटा फेज, प्रो देखा हमने, मेटा फेज देखा, इसके साथ साथ एना फेज देखा और टीलो फेज देखा। ठीक है, ये चार, तो 4 फेज और एक तो इंटर फेज होगा। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो 3 फेज है ना, ये 3 फेज जो है वो बराबर रहते हैं, सेम सेम। अर्धसूत्री विभाजन में भी मेटा फेज वैसे ही, एना फेज वैसे ही, टीलो फेज वैसे ही। अंतर यहाँ पे है और क्वेश्चन यहाँ से चलेगा, इसलिए इसको समझ लीजिए। अगर कुछ अंदर का क्वेश्चन पूछा तो यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, पक्का मान के चलिए। इसको लोग ऐसे सुपरफिशियल पढ़ा देते हैं, लेकिन मैं आपको एकदम डिटेल में समझा रहा हूँ, ताकि अगर क्वेश्चन आ गया
क्योंकि एक एक क्वेश्चन में कंपटीशन है, मान के चलिए बहुत बड़ा कंपटीशन होगा। इस तरह के एग्जामिनेशन में जहाँ पे बहुत बड़े पैमाने पर इनिशियल लेवल के एग्जाम होता है, हर कोई एग्जाम दिलाता है, तो जो कट ऑफ है वो बहुत ऊपर जाता है। जैसे आपने प्यून एग्जामिनेशन में देखा होगा, चपरासी भर्ती जो हुई पीएससी की, उसमें बहुत हाई कट ऑफ गया था। तो आई होप कि यहाँ पे भी हाई कट ऑफ जाएगा, तो एक एक क्वेश्चन मैटर करेगा। तो इसको समझ लीजिए यहाँ यहीं पे आसानी से। चलिए, तो पहले मैं इसका कुछ इनिशियली आपको चीज़ बता दूं, फिर मैं इसको डिटेल्स पे डिस्क्राइब करूंगा। एक चीज़ को जो इनिशियली बात है वो पहले समझते हैं कि सबसे पहले ये समझिए कि अर्धसूत्री विभाजन किसने बताया। तो अर्धसूत्री विभाजन का नामकरण किसने किया? तो नामकरण करने वाले जो थे, नामकरण करने वाले का नाम है फार्मर और मूरे। किन्ने नामकरण किया? तो फार्मर और मूरे ने। ये फार्मर और मूरे ने नामकरण किया। अगर आपसे पूछेगा कि इसकी खोज किसने की, तो खोज की इसकी विजमैन ने। विजमैन, याद रखेंगे, विजमैन ने। और बोलेगा कि इसका विस्तृत अध्ययन किसने किया, तो इसका विस्तृत अध्ययन किया था, ये याद रखें, अलग अलग टाइप का क्वेश्चन है भाई ना। विस्तृत अध्ययन किया स्ट्रॉबर्गर ने, ठीक है, विस्तृत अध्ययन किया स्ट्रॉसबर्गर ने, इन्होंने विस्तृत अध्ययन किया। ये तीन नाम आपको जानना है, नामकरण फार्मर एंड मूरे, खोज विजमैन, और विस्तृत अध्ययन किसने किया? तो स्ट्रॉसबर्गर ने, ठीक है। तो मैंने आपको जो बताया, चार फेज जो है वो बिल्कुल समसूत्री विभाजन की तरह होंगे। समसूत्री विभाजन में जो चार फेज था वो चार फेज सेम है, ठीक है, और एक फेज बस अंतर है, वो है प्रोफेज का, और मैं वही प्रोफेज को आपको समझा रहा हूं, ठीक है। तो ये जो प्रोफेज है वो 5 स्टेप पे होता है, ध्यान रखिएगा। कितने स्टेप में होगा? 5 स्टेप पे। प्रोफेज जो है तो 5 स्टेप पे होगा। इन 5 स्टेप को आप समझते चलिए। सबसे पहला स्टेप यहाँ पे होता है, सबसे पहले स्टेप का नाम है आपका ये वाला, ठीक, ये सबसे पहला स्टेप, ठीक है। इस पहले स्टेप को बोलते हैं हम लोग क्या? पिकेटिन, लिपोटिन, ठीक है, लिप्टोटिन बोलते हैं। देखो लिप्टोटिन क्या होता है, ये पहला फेज है लिप्टोटिन। लिप्टोटिन में जो जनन कोशिका है, भाई ये तो अर्धसूत्री विभाजन जनन कोशिका में हो रही है, तो बात तो क्लियर है। तो जनन कोशिका जो देखिए यहाँ पे, ये एक नीला वाला समझ लीजिए मेल का, और ये लाल वाला समझ लीजिए फीमेल का। तो नीला वाला और लाल वाला फीमेल का आया, मतलब दोनों से क्या मिलेगा भाई? 46 गुणसूत्र आने हैं। तो 46 गुणसूत्र में तो 22 जो होते हैं वो आपके ऑटोसोम वाले हो जाते हैं। अब ये जो किस में हो रहा है, ये होगा आपका सेक्स क्रोमोसोम में। तो सेक्स क्रोमोसोम आया, जो एक एक जो यहाँ पे जोड़ी आई हुई है अलग अलग, मेल से और फीमेल से, तो मेल और फीमेल से जो आई यहाँ पे, तो ये गुणसूत्र यहाँ पे मिल गया, ठीक है। ये क्या है, यहाँ पे उलझे हुए से दिखाई देते हैं। पहले सबसे पहले देखिए यहाँ पे उलझा हुआ दिखाई दे रहा है, इधर उधर फंसा हुआ, तो फंसे हुए उलझे हुए दिखाई देते हैं, ठीक है। चलिए, इनको क्रोमेटिन जाल कहते हैं, ध्यान रखिएगा ना। यही ये सेंट्रोमेयर है, सेंट्रोमेयर की सहायता से जुड़ा हुआ है, और इसको क्रोमेटिन जाल कहते हैं। तो ये हो गया पहला आपका पहला स्टेप, पहला फेज, ये नंबर 1। उसके बाद जैसे ही ये आगे प्रोसेस बढ़ता है, आगे प्रोसेस बढ़ने के बाद ये जोड़ी बनाना शुरू कर देते हैं, जोड़ी। तो जोड़ी बनना जब शुरू होता है, तो जोड़ी बनने शुरू होने की प्रक्रिया को बोलते हैं जाइगोटिन, ठीक है। जोड़ी बनने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? जाइगोटिन। यहाँ पे जोड़ी बनना शुरू होगा, जाइगोटिन बनाते हैं। और इस जाइगोटिन बनाने की जो, ये तो होगी प्रक्रिया की बात, जाइगोटिन, इसको कहते हैं सिनॉप्सिस। ये देखिए सिनोप्टिमेंटल, ठीक है। क्या कहते हैं? सिनॉप्सिस होना। ये सिनॉप्सिस हो रहा है, मतलब ये जो उलझा हुआ था अब ये सुलझ रहा है, जो उलझा हुआ था वो अब सुलझ रहा है, जोड़ी बन रही है, जोड़ियां। तो ये जोड़ी जैसे जाइगोट, याद रखिएगा, जाइगोटिन कहते हैं इसको, इस प्रक्रिया को। ये दूसरा स्टेप है, दूसरा फेज है, दूसरी अवस्था है, ठीक। तीसरी अवस्था आती है इसके बाद, पिकेटिन। ये तीसरी अवस्था को बोलते हैं पिकेटिन। और पिकेटिन में क्या होता है, ये जो जोड़ी बनने की प्रक्रिया यहाँ पे पूर्ण हो जाती है, जोड़ी बन गई, जोड़ी बनने की प्रक्रिया कंप्लीट, और कंप्लीट होने के पश्चात जो समजात जो गुणसूत्र है, उन समजात गुणसूत्र के बीच में जीन का एक्सचेंज होगा। ध्यान से समझिए मेरी बात को ना। यहाँ पे तीसरे फेज में क्या हो रहा है, तो यहाँ पे जीन का एक्सचेंज हो रहा है, मतलब विनिमय हो रहा है। जीन जो आया है उसके साथ में, ठीक है, क्रोमोसोम के साथ में जो जीन आया उस जीन का एक्सचेंज होगा। यहाँ पे जीन का एक्सचेंज होता है, और इसी जीन एक्सचेंज की घटना को बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। इसी जीन एक्सचेंज की घटना को बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। और यहां ही जैसे ही जीन एक्सचेंज हुआ, फिर आप मान के चलिए कि यहीं से अनुवांशिक गुणों का विकास होना शुरू हो जाएगा। तो अनुवांशिक जो गुण हैं, अनुवांशिक गुणों का विकास कौन से स्टेप में होता है आपसे पूछेगा, अर्धसूत्री विभाजन के किस स्टेज में होता है? तो अनुवांशिक गुणों का विकास पिकेटिन फेज में होता है। ये अनुवांशिक गुणों का विकास, ये अनुवांशिक गुण यहाँ पे विकसित हो जाएंगे। तो अनुवांशिक गुणों का विकास यहाँ पे होगा, क्योंकि यहाँ पे जीन एक्सचेंज हो रहा है,
और समजात गुणसूत्रों के बीच में जीन एक्सचेंज होने की प्रक्रिया जो होती है इसी को ही क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका आता है अगला स्टेप जिसको बोलते हैं डिप्लोटिन। ये देखिए डिप्लोटिन, डिप्लोटिन में कुछ नहीं होगा, ये जो समजात गुणसूत्र थे वो क्या हो जाएंगे, अलग होंगे, क्योंकि हम यहाँ पे अर्धसूत्री विभाजन कर रहे हैं। समजात समजात जो गुणसूत्र हैं वो गुणसूत्र क्या हो जाएंगे, अलग होने लगते हैं। तो डिप्लोटिन में डिप्लोमेट मतलब डिप्लॉय हो जाएंगे, समझिए डिप्लॉय होना माने अलग अलग जगह पे नियुक्त होना, तो ये अपने अपने जगह पे डिप्लॉय हो गए, इसको बोलते हैं डिप्लोटिन, डिप्लॉयमेंट हो गया समझ लीजिए। और डिप्लोटिन होने के पश्चात लास्ट में आता है डाइकाइनेसिस। ठीक है, ये इसको बोलते हैं डाइकाइनेसिस, और डाइकाइनेसिस में फिर जो गुणसूत्र है वो अलग हो जाता है और तंतु निर्माण करना शुरू कर देते हैं, ये तंतु निर्माण। फिर इसके बाद वही आगे का स्टेप। ठीक है, तो ये 5 स्टेप जो ये वाला 1 2 3 4 और 5, ये जो 5 स्टेप हमने देखा ये प्रोफेज के 5 स्टेप हैं। तो मैंने आपको बताया था कि समसूत्री और अर्धसूत्री में केवल यही अंतर है, तो प्रोफेज जो होता है यही एक अंतर है अर्धसूत्री और समसूत्री विभाजन में। तो वहां पे प्रोफेज केवल एक अवस्था, यहाँ पे प्रोफेज की 5 अवस्था। इसके बाद बाकी चीजें एज इट इज ज्यों का त्यों, फिर मेटाफेज होगा, फिर एनाफेज होगा, फिर टीलोफेज होगा। तो बाकी चीजें एज इट इज क्रमशः जैसे हमने समसूत्री में पढ़ा था। और ये जो 5 बातें हैं ये अलग हैं किससे, समसूत्री से, इसी को मुझे समझाना था। ठीक है, चलिए आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो ये अर्धसूत्री विभाजन में आपको यहाँ पे मोटा मोटी और समझा देता हूँ। क्रॉसिंग ओवर की घटना मैंने आपको बता दी। क्रॉसिंग ओवर की घटना क्या होती है, प्रोफेज अवस्था की घटना होती है। प्रोफेज अवस्था जो है सबसे बड़ा होता है। क्यों सबसे बड़ा होगा, क्योंकि 5 स्टेप में हो रहा है। ठीक है, 5 स्टेज है इसका, 5 अवस्था, इसलिए भाई ऑब्वियस सी बात है बड़ा होगा ही होगा प्रोफेज जो है, मैंने आपको बताया। कलर जो ब्लाइंडनेस होता है, वर्णांधता, उसमें एक्स क्रोमोसोम प्रभावित होता है, ये क्वेश्चन पूछा था। चलिए इसको आगे समझाऊंगा, आगे इसके बारे में बात करेंगे। कलर ब्लाइंडनेस में कौन सा क्रोमोसोम प्रभावित होता है, तो एक्स क्रोमोसोम। एक्स क्रोमोसोम प्रभावित हुआ तो कलर ब्लाइंडनेस हो जाता है, जिसको वर्णांधता कहते हैं। मतलब रंगों में भेद नहीं कर पाना, उसको वर्णांधता कहते हैं। चलिए एक मोटा मोटी अंतर देखते थे फटाफट। समसूत्री और अर्धसूत्री में अंतर, या इसका जो विभाजन है कायिक कोशिका में होता है या जनन कोशिका में होता है। इस विभाजन में कम समय लगता है, इस विभाजन में अधिक समय लगता है, ज्यादा समय लगेगा इसमें। इस विभाजन में 2 कोशिकाएं बनती है, इसमें 4 कोशिकाओं का निर्माण होता है। एक मदर सेल से 2 डॉटर सेल, और यहाँ पे एक मदर सेल से 4 डॉटर सेल का निर्माण होता है। संतति कोशिका में जनन जैसे ही गुणसूत्र के कारण आनुवंशिक विविधता नहीं होती। ठीक है, संतति कोशिका में जनकों से भिन्न गुणसूत्र होने के कारण आनुवंशिक विविधता होती है। ठीक है, यहाँ पे कोई गुणसूत्र भी भिन्नता नहीं है, 22 दोनों साइड से आएगा, कोई अंतर नहीं, समान चलेगा। और यहाँ पे अलग अलग आएगा। ठीक है, इधर मेल से अलग, फीमेल से अलग, तो मेल से अलग और फीमेल से अलग होने के कारण इसमें आनुवंशिक विविधता होती है। और यहाँ पे कोई आनुवंशिक विविधता नहीं होती है, क्योंकि बराबर आएगा, समसूत्री है, एकदम सेम एज इट इज, ज्यों का त्यों। इसमें गुणसूत्रों के आनुवंशिक पदार्थों में आदान प्रदान नहीं होता, कोई क्रॉसओवर नहीं होता। और यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर की घटना होती है, जो कि मैंने आपको समझाया। ठीक है, क्रॉसिंग ओवर की घटना आपसे पूछेगा कि कहाँ पे होती है, तो क्रॉसिंग ओवर की घटना याद आ रहा है पिकेटिन वाले स्टेप पे। पिकेटिन वाला जो स्टेज था उसी और पिकेटिन वाले स्टेज पे क्रॉसिंग ओवर होती है। ठीक, चलिए गुणसूत्रों आनुवंशिक गुण जो होते हैं वो एक्सचेंज होते हैं, आदान प्रदान होते हैं, एक दूसरे में जाता है, तो उसको कहते हैं हम लोग क्रॉसिंग ओवर की घटना। बस ये अंतर आप समझ लेंगे, क्लियर हो जाएगा। चलिए अब कुछ सिंड्रोम्स की बात करते हैं। सिंड्रोम अर्थात क्या होता है, सिंड्रोम मतलब कमी, अनियमितता। अगर क्रोमोसोम में कोई कमी है, कोई अनियमितता है, तो उसको सिंड्रोम कहेंगे। ठीक है, सिंड्रोम को बताने से पहले मैं थोड़ा सा आपको ये अर्धसूत्री विभाजन को एक और फ्लो चार्ट से थोड़ा समझा देता हूँ, समझ लीजिएगा, काम आएगा। देखिए क्या होता है, यहाँ से समझिएगा, ये तो आपको खैर बहुत सारे बुक्स में भी मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए मेल जो होता है, मेल के पास कितना होता है, 46। ठीक है, इधर आप ले लीजिए फीमेल के पास कितना होता है, 46। दोनों के पास 46 है। ठीक है, अब 46 का क्लासिफिकेशन करें तो 46 में इसके पास होता है 44, जो जिसको बोलते हैं ऑटोसोम। ऑटोसोम कहते हैं कायिक कोशिका, सोमेटिक सेल। ठीक है, ऑटोसोम कायिक कोशिका। और 2 होता है सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, 2 होता है क्या, सेक्स क्रोमोसोम। 2 सेक्स गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, ये 2 सेक्स क्रोमोसोम होंगे। तो जो मेल होता है, मेल के पास 2 सेक्स गुणसूत्र होते हैं, वो होते हैं एक्स और वाई। ठीक है, यहाँ पे फीमेल को देख लेते हैं, फीमेल के भी दो भाग में इसको डिवाइड कर लेते हैं। 44 जो होता है वो ऑटोसोम होगा, और ये जो 2 है इसमें भी यहाँ पे क्या होगा, क्रोमोसोम होगा, वो सेक्स क्रोमोसोम होगा। और यहाँ पे जो 2 सेक्स क्रोमोसोम होते हैं वो एक्स एक्स होते हैं। इसके पास एक्स वाई है, इसके पास एक्स एक्स है। अब देखिए जब यहाँ पे अर्धसूत्री विभाजन होता है तो यहाँ से क्या होगा,
इधर यहाँ से और यहाँ से बराबर बराबर आएगा, तो इधर से 22, इधर से 22, 22 धन 22 का एक कोशिका, तो ये हो गया 44। ठीक है, अब शरीर तो बन गया, लेकिन अब सेक्स डिटर्मिनेशन जो होता है, जो लिंग निर्धारण होगा, अब वो लिंग निर्धारण की बात को समझते हैं। अब यहाँ से इधर, इधर और ये इधर से भी मिलेंगे। तो यहाँ से मान लिया है, अब यहाँ पे जैसे मान लिया आया, तो अगर दोनों जगह से मान लिया यहाँ से x आया, यहाँ से तो x ही आएगा, तो x आया, यहाँ पे हो जाएगी लड़की। मान लिया इधर से y आया और इधर से x ही आएगा, मान लिया इधर से y आया तो इधर से भाई ये y समझ लीजिए, x मत समझिएगा, इधर से y आया तो इधर से x ही आना है, और y और x जब आएगा अलग अलग तो फिर यहाँ पे हो जाएगा लड़का। इसलिए लड़का या लड़की होने का जो निर्धारण है वो किससे होता है, मेल से होता है। और दोष देते हैं लड़कियों को कि तुम्हारे कारण लड़का नहीं हो रहा है, बाबू नहीं हो रहा है, नूनी नहीं, बाबू नूनी वाला चक्कर आता है। ठीक है, और अगर मान ली जाए यहीं पे जो 22-22 आया था, यहाँ पे समझ लीजिएगा, यहाँ पे जो 22-22 आया था, ये 22 ना आने के ना करके 23 आ गया, 24 आ गया, या कम ज़्यादा कुछ भी किसी प्रकार की इसमें कमी या बेसी पाई गई, कम ज़्यादा हुआ, तो फिर यहीं पे जो बच्चा है वो अपंग पैदा हो जाएगा। ठीक है, देखिए विकलांगता अलग चीज होती है ना, पोलियो के कारण विकलांगता होती है वो अलग चीज है, वो अलग मामला है वो। ठीक है, वो वायरस के कारण होता है। यहाँ पे अपंगता की बात हो रही है तो वो क्या हो जाएगा, अपंग बच्चा पैदा हो जाएगा। अगर ये यहाँ पे अलग अलग क्रोमोसोम की संख्या 22-22 या कम भी आई, अगर कम आई या ज़्यादा भी आई, दोनों कंडीशन में अपंग पैदा हो जाएंगे। ठीक है, चलिए ये इतना बेसिकली मुझे समझाना था, ये भी जानकारी रखेंगे आप। आगे बात करते हैं, यह है आपका अर्धसूत्री विभाजन। चलो सिंड्रोम देखिए, अनियमितता को सिंड्रोम कहते हैं। तो पहला होता है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम में क्या होगा भाई, क्रोमोसोम की संख्या 45 टर्न हो जाएगा, मुड़ जाएगा, समझो मुड़ना माने कम होना, कम समझ लीजिए। तो टर्न माने मुड़ना, मुड़ना माने कम, तो क्रोमोसोम की संख्या अगर 45 हो जाती है तो क्या हो जाएगा, या इसको बोलेंगे टर्नर सिंड्रोम। ये जो सिंड्रोम है वो केवल स्त्रियों में पाई जाती है। इससे क्या होगा, स्त्रियों का शरीर अविकसित हो जाता है, मतलब जो लड़की पैदा होगी उसमें ना, ध्यान रखिएगा, स्त्री कहने का मतलब लड़की, जो लड़की पैदा होगी उसमें, और उसमें बांझपन देखा जा सकता है आगे चल करके जो फर्टिलाइज क्या बोलना चाहिए, जो बांझपन है, जो माँ बनने की गुंजाइश है वो कम हो जाती है, बांझपन देखा जा सकता है कम गुणसूत्र होने के कारण। ठीक है, बांझपन इसी कारण होता है। तो ये लड़कियों में पाई जाती है, ध्यान रखिएगा। ये जो सिम्टम है क्रोमोसोम कम होने की संख्या, जो आने वाली संतति होगी, जो लड़की होगी उसमें रहेगा, इससे लड़कियों का जो शरीर है वो अविकसित हो जाता है। दूसरा देखते हैं क्लिनरफिल्टर सिंड्रोम। क्लिनरफिल्टर, ये जो टर्नर सिंड्रोम है इसका कोई इलाज नहीं है ना, ध्यान रखिएगा। इस प्रकार की बीमारी का कोई इलाज नहीं होता, ये नॉन क्योरेबल है, कभी भी क्योर नहीं होगा। ठीक है, और भी तो अब आप ये मत समझ लेना, अब यहाँ पे बांझपन बोल दिया तो कई लोग बोल देंगे हाँ ये बांझपन होते, ये नहीं है, ये चक्कर नहीं है। बांझपन के और भी कारण हो सकते हैं, उन बांझपन के कारणों में से एक कारण यह भी है। बांझपन जो होता है वो मल्टीपल कॉजेस की वजह से होता है, उसके कई कारण हैं। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे जिसकी बात कर रहे हैं उनमें से एक कारण ये भी है। ठीक है, कि अगर क्रोमोसोम की संख्या कम होती है तो 45 होती तो। क्लिनरफिल्टर देखिए, क्लिनरफिल्टर किसका नाम है, क्लिनरफिल्टर जो होता है वह पुरुषों में पाया जाएगा। इस तरह क्रोमोसोम की संख्या 47 हो जाती है। देखो महिला माने कम, पुरुष माने ज्यादा, याद रखिएगा, पुरुष माने ज्यादा, महिला माने कम। तो ये जो होता है ये पुरुषों में होगा, पुरुषों में पाया जाता है, इसमें पुरुष जो नपुंसक पाए जाते हैं। अब देखिए, अगर मान लिया किसी महिला में बांझपन है, और बांझपन है, ठीक है, मतलब बांझपन नहीं है, लेट से कि बांझपन नहीं है, मैं बांझपन है बोल दिया, बांझपन नहीं है, पुरुष नपुंसक है। ठीक है, मतलब उसके क्रोमोसोम की संख्या अगर 47 है तो वह पुरुष क्या हो जाएगा, नपुंसक हो जाएगा। ठीक है, और दोष देते हैं महिला को। तो कमी कहीं पे भी हो सकती है भाई, यहाँ पे भी हो सकती है और यहाँ पे भी हो सकती है। तो न कम न ज्यादा, दोनों ही चीज को कहते हैं सिंड्रोम। कम होना भी सिंड्रोम है, ज्यादा होना भी सिंड्रोम है। आगे बात करते हैं, तीसरा आता है आपका डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम में भी संख्या 47 रहती है, 47 होती है। ये दोनों को हो सकता है, मेल में भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। इसका क्या होगा, इसमें जो शरीर है वो बेडोल हो जाता है, उटपटांग टाइप का दिखता है, एकदम बड़ा बड़ा होंठ, वो केनिया और वेस्ट इंडीज के लोग जैसे रहते हैं ना, वैसे मुंह कान हो जाएगा। ठीक है, तो मेल और फीमेल दोनों को हो सकता है ये। इसमें शरीर का जो आकार है वो बेडोल हो जाता है, जीभ तथा होंठ एकदम मोटा, उटपटांग दिखने लगता है, जैसे सामान्य मनुष्य दिखते हैं वैसे नहीं दिखते, ये इसका कारण है। और जो बुद्धि है, बालक का जो बुद्धि है, वो जो माइंड है वो एकदम स्लो हो जाता है, मंद बुद्धि का हो जाता है मनुष्य जो है। तो लड़कियां भी हो सकती हैं आने वाली, और लड़के भी, दोनों मेल फीमेल दोनों हो सकते हैं। इसको बोलते हैं हम डाउन सिंड्रोम। लास्ट है हमारा पटाउ सिंड्रोम। पटाउ सिंड्रोम में भी क्रोमोसोम की संख्या 47। तो देखिए भाई,
सबसे पहले जो हमने देखा टर्नर सिंड्रोम, टर्नर में ही कितना था, 46 था। बाकी जो क्लीनेफिल्टर देखा हमने, क्लीनेफिल्टर में भी 47। उसके बाद जो डाउन सिंड्रोम देखा हमने उसमें भी 47, और उसके बाद जो पटाउ सिंड्रोम हम देख रहे हैं उसमें भी 47। मतलब एक ही ऐसा सिंड्रोम है जिसमें 46 हो रहा है, बाकी सारे में संख्या बढ़ रही है, ध्यान रखेंगे आप। तो 46, 47, 47 और 47। तो पटाउ सिंड्रोम क्या है, ये भी दोनों में होता है, मेल फीमेल दोनों को हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे भी क्या होता है, जो ऐसा कटा फटा होता है, देखिएगा जीभ नाक जो है वो ऐसा सट जाता है। मंद बुद्धि के बच्चे पैदा होते हैं, ऊपर का जो होंठ है वो कट जाता है, इसका ऑपरेशन कराते हैं, ऑपरेशन स्माइल योजना चलती है, ऑपरेशन स्माइल। कटे फटे तालुओं का इलाज देखिएगा ऐसा। तो कटे फटे तालुओं का जो इलाज है वो, मतलब जो ऐसा नाक और ऐसे होंठ सटा रहता है, देखिएगा आसपास में कई लोग रहते हैं वैसे, उसको वो जो लक्षण है वो पटाउ सिंड्रोम के कारण होता है। क्रोमोसोम की संख्या 47 हो जाती है। ये बालक में, बालिका में, दोनों में हो सकता है, मेल फीमेल दोनों में हो सकता है। और इससे मंद बुद्धि और ऊपर का होंठ का कटा होना, ये इसके लक्षण है। ठीक है, चलो ध्यान रखेंगे, वायरस में कोई भी कोशिका सिद्धांत लागू नहीं होता। इस प्रकार से हमारा सेगमेंट खत्म होता है। एक दिन में आपको पर डे एक एक वीडियो मिलेगा, थोड़ा सा टाइम ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन इतना इंश्योर कर रहा हूँ कि पर डे आपको एक वीडियो क्लास मिलेगी। चैनल को प्लीज लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।